नीट फिजिक्स में बेस्ट स्कोर करने के लिए हर बच्चे को जो भी फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आते हैं, फॉर्मूले याद है, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। उनको अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करोगे, अपने फॉर्मूलाज का यूज नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। और सबसे बड़ी बात है बच्चों की, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व भी करने हैं और फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व करने हैं। हे हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका मेरी नीट फिजिक्स की सीरीज में, जो ऑसम सीरीज है, जहां पे टॉप 15 चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जहां से 80% प्लस क्वेश्चंस उन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। हर साल का रिकॉर्ड है ये, राइट। तो यार काफी चैप्टर्स हम यहां पे कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज में, राइट। आज की हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, हर बच्चे को पता है। ग्रेविटेशन को मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। द फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैं आधे कॉन्सेप्ट कवर करके उनके डिपेंडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट होंगे, फॉर्मूले होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबका रिवीजन करेंगे, डोंट वरी। उन सबके न्यूमेरिकल भी साथ साथ करेंगे। बच्चों सबसे बढ़िया बात यह है, 1988 से लेके 2024 तक जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं, सबको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, और तुरंत हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद तुरंत उसको अप्लाई कर देंगे अपने क्वेश्चन को। जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते न्यूमेरिकल को जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनके साथ फाइट करना है, आपको समझना है सिर्फ मिस्टेक कहां होती है, कैसे क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व किया जा सकता है, कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। ये सब कुछ इस सीरीज में आपको सीखने को मिलेगा। और 101% आपको ये तक पता चलेगा कि आपके एग्जाम में हर साल जो क्वेश्चन आते हैं, जो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्या वो ऑलरेडी पहले आ चुके हैं? यस, वो आ चुके हैं। 99% जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले, उन सब पे क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने हैं ग्रेविटेशन। भाई इससे ना जो भी क्वेश्चन आए हैं ना पिछले 4-5 सालों में, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं थे, आसान क्वेश्चन थे, और हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप मान के चलो। पिछला जो चैप्टर मैंने कवर किया वो एसी का था, अल्टरनेटिंग करंट का था, उससे भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये वो चैप्टर है, इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जितने भी चैप्टर आएंगे ना बच्चों, मतलब उसमें 3, 4, 5 इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत अमेजिंग तरीके से आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। ये चैप्टर्स पे अगर आप मास्टर करके जाएंगे तो आप मतलब ये मान के चले, आपको ऑटोमेटिकली ये आइडिया हो जाएगा कि अब मेरे मार्क्स इतने आने वाले हैं। 101%। जो बच्चा एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा एक ड्रीम देख लेता है ना, मतलब उससे ज्यादा सोच ही नहीं पाता है कि मेरे 100 मार्क्स एटलीस्ट आ जाए, मतलब एक एवरेज बच्चे की मैं बात कर रहा हूं। तो आप यू डोंट वरी गाइज, आपके 120 भी आएंगे, 130 भी आएंगे। फॉलो दिस सीरीज, ऑल द क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब कुछ ध्यान से समझो, नोट्स बनाओ, और सारे न्यूमेरिकल जितने मैं सॉल्व कर रहा हूं उनको सॉल्व करो मेरे साथ। ठीक है, चलो भाई। तो बच्चों यहां पे क्या होने वाला है, देखो ग्रेविटेशन के जो मेन चीजें हैं रिगार्डिंग टू जो भी लेक्चर हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, जल्दी जल्दी से मैं आपको बताता चलूंगा। और अभी हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके तुरंत बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। 2024 से लेके 1988 तक जितने भी न्यूमेरिकल है सब कुछ करेंगे, सो टेंशन नहीं लेने का बॉस। ठीक है, देखो आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों केपलर्स लॉ। ठीक है, केपलर्स लॉ, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। मतलब रिवाइज करना है हमने, डोंट वरी, है ना। मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा कि कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है। ऐसे बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं आता, अगर थोड़ा सा बेसिक पे भी आप रिवाइज करके जाएंगे ना तो भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है। बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए ना, वो ट्रिक आनी चाहिए कि अप्लाई कैसे करें। देखो भाई, केपलर्स के कॉन्सेप्ट में 3 लॉ थे आपके पास, आप सबको पता है। फर्स्ट लॉ से आपको ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं हम इसको। आपको ये मानना है बस कि ऑल द प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन एज ए फोकाई, राइट। सन को अपना एक फोकाई सेंटर मान के वो उसके अराउंड रिवॉल्व करे, दैट इज द फर्स्ट लॉ। इतना ही आपने समझना है। जो हमारे न्यूमेरिकल बनेंगे ना, वो बनेंगे सेकंड लॉ से, एंड वो बनेंगे थर्ड लॉ से, जिसपे आपको बच्चों को ध्यान देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, हर साल लगभग इससे अब एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। मतलब आप ये मान के चलो 2 पार्ट में मैं ग्रेविटेशन को डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट से एक क्वेश्चन, सेकंड पार्ट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, उससे लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, है ना, ये बिल्कुल फॉर श्योर है। ठीक है, सेकंड लॉ में लॉ ऑफ इक्वल एरियाज आप कह सकते हो, लॉ ऑफ, है ना, इक्वल एरियाज। ठीक है, इसको, और ये लॉ ऑफ पीरियड्स है भाई आपके पास। ठीक है, ये लॉ ऑफ पीरियड्स है। ठीक है, ये आपको पता है बच्चों। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। और जो ग्रेविटेशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब 4 मार्क्स, मतलब टोटल 8 मार्क्स फॉर श्योर, हर बच्चा कर सकता है। और इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, समटाइम तो बहुत इजी आते हैं, मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा मैं, फिर आप ये मान चल सकते हो ये एवरेज, इजी टू एवरेज
लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो यार बिल्कुल हर बच्चा इसको अगर थोड़ा सा भी रिवीजन करके जाएगा और जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ सबको प्रैक्टिस करके जाएगा, घर पे आपने पूरे साल भर पढ़ाई करी है, मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, भाई आपको क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। बस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सॉल्व कैसे करना है, वो सिली मिस्टेक नहीं करनी है, बस इतना है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट, योर फॉर्मूला एंड ऑल, उसके बाद कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको करनी, ठीक है भाई। तो देखो बच्चों, जल्दी से एक इनसाइट मैं आपको देने वाला हूं, लॉ ऑफ एरियाज में क्या बोला गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर हम मान ले कि हमारा जो पाथ है वो इलिप्टिकल है, वो इलिप्टिकल पाथ है, अगर हम मान ले कि जो प्लैनेट है सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहा है वो इलिप्टिकल पाथ पे, नॉट सर्कुलर जो कि होता है, ठीक है, इलिप्टिकली, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, एक इस तरीके का पाथ एज्यूम कर लेंगे बच्चों, है ना, ध्यान से समझना। और अगर इस तरीके का पाथ एज्यूम कर रहे हैं तो एक इलिप्टिकल सा पाथ बन गया, तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं लेना है अपने सन की लोकेशन, या तो यहाँ रहेगी या फिर इधर रहेगी, है ना। तो मान लिया मैंने ये सन की लोकेशन है, दिस इज एस, है ना, सन है, और यहां से यहां तक कोई भी प्लैनेट है जो यहां पे जा रहा होगा, लेट्स सी एक प्लैनेट है जिसका मास कुछ m होगा, ये सन का मास है, ये p मान लेता हूं। तो यहां से ट्रैवल करेगा किसी स्पीड के साथ, फिर ये यहां पहुंचेगा, तो इस पॉइंट पे पहुंचेगा। देखो a पॉइंट से प्लैनेट चल के b पे पहुंच गया, तो बच्चों यहां से यहां तक जाने में देखो इतना एरिया आपको कवर होता हुआ नजर आ रहा होगा कि वो यहां से यहां जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो इतना एरिया आपको यहाँ पे यहां तक कवर करता हुआ नजर आ रहा है। डन डन डन। फिर वो धीरे 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 प्लैनेट मूव करके सन के कहीं पास आएगा, लेट्स सी ये सी पोजीशन है, फिर यहां से और मूव करेगा तो यहां तक पहुंचेगा डी पोजीशन तक। जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना तो ये अलग एरिया कुछ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ द सन। कूल, सुपर कूल सर। अब अगर आप ध्यान से देखिए, उसने बोला कि यहां से यहां तक अगर उसने dt समय लिया कुछ, dt1 स्मॉल टाइम ए से बी तक जाने में, जब वही सेम प्लैनेट यहां से यहां तक पहुंचा होगा सन के पास, तो ये जो एरिया कवर कर रहा है वो, लेट्स से ये एरिया बच्चों da1 है और ये स्मॉल एरिया da2 है, और यहां से यहां तक जाने में उसने जो एरिया कवर किया दैट इज इन टाइम d2, स्मॉल टाइम में। ये डिफरेंट दिख रहा है, बिल्कुल ये डिफरेंट दिख रहा है, ये ही समझ रहा है, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा, बस ध्यान से समझो, स्टेटमेंट का लॉजिकली आपको एप्लीकेशन करना आना चाहिए, सो डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। ओके सर, तो क्या करेंगे, अब ये बताया गया कि इस पूरी मोशन में ना, इस पूरी अराउंड द सन, यानी सन के अराउंड जो प्लैनेट यहां मोशन कर रहा होगा, इस पूरी में अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा ना बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्या होगा वो कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बच्चे को बताया एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, और ये ऐसा क्यों हो रहा है mvr, हर ये m v वेलोसिटी, r इज द डिस्टेंस, राइट। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है, अगर मैं आपको बताऊं, ये होता है बच्चों 2mda/dt, ये आप ध्यान से देखो। तो इससे क्या हो गया, अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वहां पे एक तरीके से आप यूज कर रहे हो, कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये उसका प्लैनेट का मास है 2 पहले से ही कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये वाला जो टर्म है ना, एरिया कवर्ड इन टाइम, स्मॉल एरिया और कितने टाइम में कवर किया, dt टाइम में, तो उसका जो रेशियो है ना, एरिया कवर्ड इन टाइम, इसको कहते हैं एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। ये भी कांस्टेंट, ये भी, मतलब ये टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब आप लिख सकते हो कि dA/dt मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जो प्लैनेट है, जो एरिया किसी पर्टिकुलर टाइम में कवर कर रहा है, उनका रेशियो कांस्टेंट होगा हमेशा। मतलब ये है बच्चों कि जब ये प्लैनेट यहां, जब सन से दूर है, देखो ये फारदेस्ट डिस्टेंस है, और जब वो यहां पहुंचेगा पास में, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, लेट्स ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक r1, अगर यहां है ये है r2, है ना। मतलब वो ये कह रहा है कि जब वो सन से दूर होता है ना तो स्लो स्पीड के साथ चलता है, लेकिन जब पास आता है तो फास्ट चलता है। तो वो बोल रहा है कि जो वो एरिया कवर कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उनका रेशियो कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां से यहां तक कितना एरिया कवर किया, dA1, देख लो भाई, dA1 कितने समय में, dt1, और यहां से यहां तक कितना एरिया कवर किया, dA2 कितने समय में, dt2। मतलब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब हम उनको इक्वल कर सकते हैं, और यहां से कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो भाई लोग, ठीक है। एरिया कवर्ड, अगर वो एक अगर मैं उसको पूरी वैल्यू ले लेता हूं, तो A1 इन टाइम T1 मस्ट बी इक्वल टू A2 इन टाइम T2। एक तो ये याद रखना है, अगर एरिया से रिलेटेड, कैपलर्स लॉ से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया है ना, उसमें दे रखा है कि भाई यहां से यहां तक जाने में उसने इतना एरिया कवर किया इतने टाइम में, और यहां से यहां तक जाने में इतना एरिया कवर किया कितने टाइम में, एरिया दे रखा है, टाइम पूछ रहा है, तो बस जस्ट इक्वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है आपने, किस पर्टिकुलर टाइम में कितना एरिया कवर कर रहा है उसका रेशियो मस्ट बी इक्वल टू, फिर नेक्स्ट जो एरिया कवर कर रहा है इन दैट पर्टिकुलर टाइम उसका रेशियो, यू जस्ट इक्वेट देम, क्वेश्चन हो जाएगा, कराऊंगा आपके PYQ सारे, डोंट वरी डोंट वरी। पहले स्टेटमेंट समझ लो क्या था, ये था सर, क्लियर है बॉस,
दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, है ना। एंगुलर मोमेंटम एमवीआर ये कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो डीए ओवर डीटी भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। वहां से हमें ये रिलेशन मिल गया, इसलिए इसको लॉ ऑफ इक्वल एरियाज कहते हैं। इन इक्वल टाइम इक्वल एरिया को कवर करने वाला है, इस तरीके से हम मान सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड लॉ में क्या बताया गया था, चलो भाई देख लेते हैं। एक इस पे न्यूमेरिकल नहीं आया तो इस पे आ जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस बने रहते हैं। किस्मत आपकी अच्छी हुई तो इस बार भी मिल सकता है, तो अब इसको फोकस करेंगे। ओके दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है आपके लेक्चर की, ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशन में सबसे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट है, उनके फॉर्मूले, उनका एप्लीकेशन, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बने रहना पूरी जर्नी में, क्योंकि ऑसम से रिवीजन करने के बाद आपको इनको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हो, ट्रिक क्या होती है, फास्टेस्ट मेथड्स क्या होते हैं, कैसे सिली मिस्टेक से आप बच सकते हो, वो सब कुछ सिखाऊंगा। और आपके जितने भी न्यूमेरिकल आज तक हिस्ट्री में आ चुके हैं, वो सब कुछ हम सॉल्व करेंगे। वैसे ही क्वेश्चन हर साल नीट एंट्रेंस में आते हैं। दिस इज द सीक्रेट टू स्कोर मैक्स इन फिजिक्स। 100% आएगा, आपका डर दूर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं। चलो भाई, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले की मैं बात करूंगा। दिस इज योर थर्ड लॉ। तो लॉ ऑफ, इसको टाइम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली तो बच्चों को पता है क्या बोल रहा है कि जो इलिप्टिकल पाथ आपने माना है, अगर लेट्स से किसी ने सन की पोजीशन यहां पे मान लिया है, तो जो प्लेनेट यहां पी से, इस पी पॉइंट से चल के यहां तक पहुंचेगा, प्लेनेट पी है तो मैं ए पॉइंट मान लेता हूं, और लेट्स से बी तक पहुंच गया, मतलब स्मॉल टाइम में वो यहां तक चला गया। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये लोकेशन है, ये डिस्टेंस है, सपोज करो उसकी आर, ठीक है। और इतना से एरिया उसने कवर कर लिया, तो वो पता क्या बोल रहा है कि जब ये पूरा एक सर्कुलर बोल रहा है, इलेप्टिकल पाथ पे इस तरीके से अपना चक्कर कंप्लीट करेगा, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो उसको टाइम तो लगेगा ना भाई, उसको पूरा लगता ही है, वो तो हर प्लेनेट को सन के अराउंड वो तो लग ही रहा है भाई, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा ना, यानी टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, उसका स्क्वायर, इसकी ये जो डिस्टेंस होती है बच्चों, ये प्लैनेट के और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एवरेज डिस्टेंस, है ना, इसको आप याद रखें, एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ये हर बच्चे को याद होगी मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस पे से स्क्वायर हटा दो तो इस पे 3/2 हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम मान ले कि इलिप्टिकल है तो ये एवरेज डिस्टेंस लेंगे, लेकिन अगर हम मान ले कि बच्चों ये सर्कुलर ही पाथ दे दिया उसने, कि भाई सन बिल्कुल सेंटर पे आ गया और सर्कुलर पाथ हो गया, कोई प्लैनेट घूम रहा है, तो कहीं से भी डिस्टेंस लेगो तो उसकी रेडियस के इक्वल ही होगी ना भाई। अब तो उसकी जो रेडियस होगी यार, वही उसकी डिस्टेंस है, यानी जो रेडियस होगी उस पाथ की, वही उसकी डिस्टेंस बन जाएगी, सिंपल। और अगर वो उसके अलग अलग ऑर्बिट में है, सपोज करो मान लिया एक ऑर्बिट यह है, एक ऑर्बिट यह है, सन की लोकेशन तो वही है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक r1 अज्यूम कर लेना, ये r2 अज्यूम कर लेना, तो दोनों ऑर्बिट में अलग अलग डिस्टेंस है, तो टाइम पीरियड अलग अलग हो जाएगा रिवॉल्व करने का। तो ये देखो, हम लिख सकते हैं पहली ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में, या रेडियस चेंज कर दिया ना भाई, पहली की रेडियस दूसरी की रेडियस, होल पावर कितने है 3/2, बस यहां पुट करो, सॉल्व करो, बात बन जाएगी। टाइम पीरियड मे बी इन डेज, मे बी इन मंथ्स, मे बी इन ईयर्स, जो भी वो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे भाई लोग, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड व्हाट इज आर, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। और बच्चों एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, ये अगर आपका एक इलिप्टिकल पाथ है, सन की लोकेशन मान ले यहाँ पे है, ध्यान से समझना, तो जो प्लैनेट है अगर वो उसके सबसे दूर की लोकेशन पे है, देखना इस एक्सिस को और इस एक्सिस को, इस पूरी एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस, और यहां से लेके अगर मैं इसको सी पॉइंट मान लूं या ओ पॉइंट मान लूं, यहां से लेके यहां तक इस पूरी की डिस्टेंस होती है 2a, मैथमेटिक्स एलिप्स, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस होता है 2b, तो इसकी जो हाफ है ये यहां से यहां तक, इसको a बोलेंगे, इसको सेमी मेजर बोलते हैं, है ना, सेमी मेजर, ठीक है। ये एक्सिस आपकी बनेगी, वो डिस्टेंस जो a होती है, यही आपकी एवरेज डिस्टेंस हम यहाँ ले सकते हैं, जो r है a, सेमी मेजर एक्सिस जो होगी आपकी उसकी डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस b होगी, ये सेमी माइनर है, ठीक है, सेमी, ये आपने याद रखना है। वैसे आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और सन से जब प्लैनेट सबसे ज्यादा दूर लोकेशन पे है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, इसको हम स्मॉल r1 कह देंगे, और जब ये यहां से प्लैनेट घूम घूम के घूम बिल्कुल यहां पे पहुंच जाएगा, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम r2 कह देंगे। अंडरस्टूड गाइस, तो ये आपने ध्यान रखना है, द फारदेस्ट डिस्टेंस द क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस रहेगी, सिंपल, बस ये फॉर्मूला है, इसी पे फोकस करेंगे, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे भी क्वेश्चन आएगा अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और हिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं वो सब कुछ देखेंगे, डोंट वरी। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, मजा आएगा। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पता कौन से वाला स्टार्ट कर रहा हूं,
मैं करूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वह हर बच्चे को पता है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 99.999% केसेस में हर साल न्यूमेरिकल आते हैं। लास्ट ईयर 2024 में तो वाहियात बेकार इजी क्वेश्चन था, यानी जो 9th क्लास में आता है, स्मॉल g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। आप समझ रहे हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला फॉर्मूला एट द सरफेस ऑफ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। सोच के देखो, मतलब फ्री के मार्क्स हैं भाई लोग, इसलिए पेशेंस बना के बैठना, मस्त तरीके से नोट्स बनाना, मस्त तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा, हर कैटेगरी के दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। ओके चलो बच्चों जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा इस बार, थ्योरी में मैं उतना समय नहीं लूंगा, जल्दी से फटाक से आपका अकॉर्डिंगली रिवीजन कराऊंगा कि भाई अगर मेरे को लग रहा है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जा रही है तो 2 पार्ट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो उससे बेस्ट ही रिवीजन होगा, बेस्ट तरीके से न्यूमेरिकल भी समझ में आएंगे और कम समय में एक अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो भाई यहाँ पे हम बात करेंगे ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉ, ठीक है, ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशन इसकी बात कर लेंगे, एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सारे जो फॉर्मूले हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक है, चलो ये तो हर बच्चे को पता ही होना चाहिए ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूं न्यूटन्स लॉ, उसने बोला कि भाई अगर हम कहीं पे इस तरीके से मान लें यूनिवर्स में कि 2 पार्टिकल मास रखे हैं, रिमेंबर गाइस दीज आर द पार्टिकल मास। पार्टिकल मास वो मास होता है जिसके पास मास है लेकिन साइज बहुत नेग्लिजिबल साइज होता है, बहुत मिनिमाइज्ड होता है वो, राइट, ये मान के चले। और उनके जो बीच की डिस्टेंस है उसको अगर हम r मान ले, तो हमें पता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि मास जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, वो रिपेल नहीं करते कभी भी, तो इनका जो नेचर होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी सेकंड पे जो फोर्स लग रहा है वो पहले वाले मास ने लगाया है, वैसे ही ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी फर्स्ट पे जो फोर्स लग रहा है सेकंड वाले ने अप्लाई किया। सो दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप लिख सकते हो 1 and 2 अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल है, कूल है, तो इनकी वैल्यू सेम ही रहेगी, लेट्स से कुछ एफ होगी। तो वही न्यूटन साहब ने बोला कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, एक दूसरे पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये एक म्यूचुअल फोर्स है, एक म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल, ठीक है, एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये आप मान के चले, ठीक है। तो दिस फोर्स डिपेंड ऑन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ मास, नॉट द इंडिविजुअल, है ना, ये किसी एक की वजह से नहीं है। अगर ये मास यहां से हटा दो तो इसका इफेक्ट बेकार हो जाएगा, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, राइट। सो दिस इज द म्यूचुअल इफेक्ट, है ना, दोनों के कंबाइंड उस पर डिपेंड करता है, इसलिए उन्होंने बोला दैट इज जी द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मास ओवर उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे काम करेगा। तो बच्चों आप सबको छोटी सी बेसिक सी बात है, ये पता होना चाहिए, पार्टिकल मास में यहाँ पे मान के चल रहा हूं, है ना, चूंकि हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव है तो वेक्टर में भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। सो जी आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कूल है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फोर्स पे मीडियम की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इस दोनों मास के बीच में कोई मीडियम फिल कर दो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है ना, चार्ज के बीच में मीडियम फिल कर देंगे तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं बॉस, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, ये है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से याद रख सकते, दिस इज योर फोर्स इन न्यूटन एंड दिस इज जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 एंड m2 आप सबको पता है। अच्छा सर ठीक है, अब बच्चों अगर वो बोल रहे हैं कि भाई ये दोनों मास है, जैसे m1 एंड ये मास है m2, और इनके बीच में इस स्पेस में कोई डायइलेक्ट्रिक आपने कांस्टेंट फिल कर दिया और डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, तो बताओ न्यू फोर्स क्या होगा, व्हाट इज द न्यू फोर्स आफ्टर फिलिंग द डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देयर इज नो चेंज, नॉट डिपेंड अपॉन दिस डायइलेक्ट्रिक, तो जो न्यू फोर्स होगा वो ओरिजिनल फोर्स के इक्वल ही रहेगा। ये छोटी सी बात है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। ओके सर, नो प्रॉब्लम, हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर बच्चों वो बॉडीज है, जैसे कोई स्फीयर ले लिया, नॉट अ पार्टिकल, स्फीयर ले लिया जिसका मास है m1 और यहाँ पे एक स्फीयर और ले लिया जिसका मास है m2 और इनकी रेडियस भी है ना, ये थोड़ा मैंने छोटा ही बना दिया है, आप ध्यान से देखेंगे। तो एक स्फीयर लिया, उसकी रेडियस है ये, जैसे ये मान लिया r1 है, और एक स्फीयर लिया, इसकी रेडियस ये है जैसे r2 है, कूल। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है d। तो ध्यान से समझने का गाइस, डिस्टेंस हम सेंटर टू सेंटर लेते हैं, ये ध्यान रखना, सेंटर, अगर ये बॉडी है, कोई स्फीयर है तो एक बॉडी है, तो उसका पूरा मास उसके सेंटर पे इमेजिन करेंगे, तो हम मानेंगे कि इसके सेंटर पे है इसका पूरा मास, ये जो m1 है, और डिस्टेंस यहां से यहां तक लेंगे, तो ये पूरी डिस्टेंस जब आप यहां से यहां तक लोगे तो ये पूरा मास m2 होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, r d, तो ये देखो यहां से यहां तक है r1 प्लस r2, तो पूरी लेंगे d प्लस r1 प्लस r2, वॉट एवर जो भी गिवन होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो, मतलब पूरी स्फीयर को, उसके सारे मास को, उसका जितना भी मास है उसके सेंटर पे हम कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे, और डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर ली जाती है, तब जाके एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तब हम लिखेंगे फोर्स बिटवीन दैम इज g
m1 जो है इंटू m2 और उनके बीच की डिस्टेंस जो अब आई है नई जो सॉल्व करके आएगी ये लेंगे। और चूंकि एक बॉडी है ये, दिस इज नॉट अ पार्टिकल, तो जो m1 और m2 है बच्चों उनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर उनकी दोनों की डेंसिटी सेम है लेकिन उनका वॉल्यूम 4/3 पाई r1 क्यूब होगा अगर रेडियस अलग अलग है, तो दूसरे का मास क्या लिख लेंगे हम, दैट इज 4/3 पाई r2 क्यूब होगा इंटू उनकी डिस्टेंस। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, डिस्टेंस मास को आप डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो अगर उसने उस तरीके से पूछा है। ठीक है, पार्टिकल है तो कोई टेंशन नहीं है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। कूल है। बहुत सारे मास मिलके एक पर्टिकुलर मास पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो सबकी वजह से निकाल लेना, और बाकी तो फोर्स एक वेक्टर है, उसके बाद वो रिजल्टेंट वगैरह तो चलता ही रहता है। अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो ऐड कर देना, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट ले लेंगे √a² + b²। और अगर किसी अदर एंगल पे काम कर रहे हैं तो वो भी आपको पता है बच्चों, ठीक है, वो सब मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देता हूं, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन हमारे रास्ते में आएंगे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। डन। चलो भाई बच्चों जल्दी से नोट करके लिख लेना, क्योंकि यार इसमें फोर्स है तो वेक्टर है, वेक्टर है तो ये सारी चीज पता होनी चाहिए। किसी भी पॉइंट पी पर अगर फोर्स की वैल्यूज, बहुत सारे फोर्सेज है जो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर नेट फोर्स निकालोगे तो चूंकि ऑल दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन तो यू कैन ऐड देम डायरेक्टली, उनको आप ऐड कर देना। दिस इज द फर्स्ट रूल यू हैव टू रिमेंबर, है ना। अगर दूसरे पॉइंट पे अगर हम देखें पॉइंट पी, देखो भाई मेरा फर्ज बनता है आपको याद दिलाना, फोर्स काम कर रहा है, एक इधर को कर रहा है, एक उसके अपोजिट कर रहा है, और भी बहुत सारे फोर्स इधर है, तो हमारे को बताइए ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो नेट फोर्स दो फोर्स की वजह से जो लग रहा है इनका डिफरेंस ही होगा ऑब्वियसली, सो F1 - F2 हर बच्चे को पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर उस पॉइंट पे बच्चों एक फोर्स इधर को लग रहा है एक्स एक्सिस पे, एक लग रहा है वाई एक्सिस पे, दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो देख सकते हो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। यहाँ पे 180 डिग्री है तो सब्ट्रैक्शन हो गया, सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। जब एंगल 0 हो तो सब ऐड हो जाएंगे, उनके सम के इक्वल होगा नेट, और जब 180 हो तो डिफरेंस होगा, जब 90 हो तो निकाल लो ना भाई रिजल्टेंट फॉर्मूले से, तो उनका जो एफ नेट आएगा वो कितना आएगा। सो यू कैन राइट गाइज एफ नेट इक्वल टू आएगा √F1² + F2²। बस दोनों को इस तरीके से आप लिख लेना। और इनकी जो मेन जनरल फॉर्म है वो क्या है सर, अगर वो किसी पॉइंट पर एक फोर्स F1 इधर लग रहा है, एक फोर्स F2 इधर लग रहा है, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री नहीं है, कोई अदर एंगल है, जैसे यहां पे देख लो P पॉइंट पे F1 F2 इनके बीच का एंगल थीटा एंगल है, तो नेट जो फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे, व्हाट इज दैट नेट फोर्स, दिस इज द फोर्स √F1² + F2² + 2 F1 F2 × cos थीटा। ये वाला रिजल्टेंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, बहुत बार आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है, सो दैट्स व्हाई आपको ये याद होने चाहिए आपके लिए, जिससे कैलकुलेशन आपकी बहुत घनी आसान हो जाएगी। सो कोई टेंशन नहीं है, मतलब ये लिख लेंगे हम, फिर अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ पता चलेगा। ओके सर, डन 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 कर लेंगे, क्योंकि ये बार बार जितनी बार रिवाइज करोगे ना उतनी बार आपके माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, आपको पता रहेगा यहाँ पे इस सिचुएशन में ये कंडीशन है और मैं ऐसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा तो मेरे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो मेरे को डर नहीं लगेगा ना भाई। जो डर होता है ना बच्चे के दिमाग में, वो क्या होता है, लैक ऑफ जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, मतलब हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम फास्ट, एंड जो एरर वो कर लेता है उसको कैसे अवॉइड करे, बेसिक मैथमेटिक्स को कैसे अप्लाई करे, राइट। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब हमारा ये इस टाइप का जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं वीक रहता है। बस फॉर्मूला अप्लाई करो, कैलकुलेशन पे ध्यान रखो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। यही मेन चीज होती है। लास्ट पार्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके सारे टाइप देखेंगे, क्योंकि उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में हर साल। मैंने बोला ना, ग्रेविटेशन से दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां से लेके यहां तक का एक पार्ट, उसके बाद जो फील्ड आएगा, पोटेंशियल आएगा, इंटेंसिटी आएगी ना ग्रेविटेशनल फील्ड की, फिर पोटेंशियल आएगा, एनर्जी आएगी, एस्केप वेलोसिटी आएगी, वो वाला जो पार्ट है उससे भी एक क्वेश्चन आता है। तो दो क्वेश्चन 101%, कभी कभी 3 हो जाते हैं, बहुत रेयर, बट 2 क्वेश्चन तो आप कॉन्स्टेंटली मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो भाई इंतजार हुआ खत्म, और जल्दी से बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सारे वेरिएशंस की। ठीक है, तो जी की वैल्यू की बात करेंगे, सबसे पहले करेंगे नियर अर्थ सरफेस, है ना। लास्ट ईयर तो इसी पे आया था। कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बच्चा कोचिंग करके जा रहा है नहीं जा रहा है, ये तो जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा उसने कभी 1-2 क्वेश्चन किए होंगे वो भी कर लेगा, इतना घना आसान क्वेश्चन था। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ या एट द सरफेस ऑफ अर्थ बोले, जैसे हमारी अर्थ है ना, हमने गोल गोल एकदम माना है, और ये इसका सेंटर है बच्चों, ठीक है, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस इज द मास ऑफ अर्थ। तो अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी इसके बहुत पास है, इसके बहुत नजदीक है, दिस इज द मास m,
अर्थ का मास हम कैपिटल एम मान के चलेंगे, रेडियस उसकी कैपिटल आर लेके चलेंगे, आर ई और आर एम ई ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जब ये बोले ना बहुत क्लोज है या नियर है सरफेस, तो बहुत क्लोज मानना है, मतलब इस मास का और इस अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, जो हाइट वगैरह होगी, वो बहुत नेग्लिजिबल मान लेना, लगभग लगभग, मतलब बहुत नियर मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो भाई जो अर्थ है, आप सबको पता है अपने सेंटर की तरफ इस पे ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करेगी, यानी उसको खींचेगी अपनी तरफ, और उसका जो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी का, उसको स्मॉल जी कहते हैं, जो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, वो निकालना है। तो जब ये बिल्कुल यहां पे है, तो हमारे को पता है जी की वैल्यू होती है जी एम, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है आर स्क्वायर, यानी जो जी होता है जब आपका मास उसके अर्थ पे हो, अर्थ के सरफेस पे होता है, सरफेस के बहुत क्लोज होता है, ऐसे बोले, ठीक है। ओके, तो ये जी का जो जी की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ये जो होता है उसके सरफेस, जी एस लिखूंगा मैं इसको हमेशा, मतलब जो उसके सरफेस के पास है, सरफेस पे है, और ये मास ऑफ अर्थ है एंड रेडियस ऑफ अर्थ है, कूल है। तो बच्चों ये जी आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हर बच्चों को पता है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब आप देखो मास ऑफ अर्थ, अगर इन सब की वैल्यू पुट करो तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है अर्थ के सरफेस के पास जी की, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, हर बच्चे को पता है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो आप 10 भी लेके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज कर सकते हो, मतलब कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस डेटा का आप यूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना भाई, बस इतना याद रखो। अब देखो, अब वो बोलेगा सर उसने अर्थ नहीं बोली, अगर अगर उसने अर्थ नहीं बोली, कोई प्लैनेट बोल दिया, भाई कोई और प्लैनेट है, तब तो भाई ये सेम ही है ना, तो इसका आप यूज करना है बस। तो जी फॉर एनी प्लैनेट, तो आप यूज कर लेंगे जी एम, मास ऑफ दैट प्लैनेट, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर, सिंपल, इस तरीके से लिख लो। अब इसके सारे डिफरेंट फॉर्म बताने वाला हूं मैं आपको, ध्यान से समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मान के चलो वेरी वेरी छोटा लेकिन कोटा, यहीं से आते हैं 99% पहला जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, कुछ भी करके। भाई अगर क्वेश्चन में रेडियस नहीं दे रखी, आपको पता है इसका पूरा डायमीटर क्या होगा, डाया ऑफ अर्थ, डाया ऑफ अर्थ होता है 2 टाइम्स ऑफ आर ई, तो आर ई को आप रिप्लेस करके डाया भी लिख सकते हो, आप तुम्हारी मर्जी है, वो तो तुम कर ही लोगे, मैंने जस्ट हिंट दे दिया है। अब देखो भाई लोग, ये जो स्मॉल जी है ये मास के टर्म्स में है, दिस इज द मास, मास ऑफ दैट प्लैनेट, मे बी वो अर्थ है या कोई अदर प्लैनेट, हम एक नॉर्मल कंडीशन ले रहा हूं, ठीक है, जनरल कंडीशन। तो आप क्या करेंगे, रेडियस को एज इट इज रखेंगे, मास को कन्वर्ट कर सकते हो। देखो बच्चों, मास होता है क्योंकि स्फीयर है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी में रो और यूनिफॉर्म मान के चल रहा हूं, और ये जो है वॉल्यूम आपको बताया, अभी लिखा था मैंने 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो जो मास है ना, आप अगर उसको ऐसे लिख दो, तो बच्चों यहाँ पे जी की वैल्यू यहाँ पुट करके जो आएगी ना, वो आएगी वेरी इंपॉर्टेंट 4/3 पाई रो जी आर, तब जी की वैल्यू ये आती है, चाहे वो अर्थो प्लैनेट हो। अगर प्लैनेट ले रहे हो कोई, तो उसी की डेंसिटी उसी की रेडियस लेंगे, अर्थ ले रहे हो स्पेसिफिक तौर पे, तो उसी की डेंसिटी उसकी, क्योंकि बाकी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, याद रखना। यानी वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अगर डेंसिटी के टर्म्स में क्वेश्चन आया तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर उसने बोला डेंसिटी को चेंज कराया होगा न्यूमेरिकल में, तो समझ जाना ये, अगर मास को चेंज कराया होगा तो समझ जाना ये, कूल, सुपर कूल। और अगर ध्यान से देखो, जब मास को हम मान रहे हैं मास के टर्म्स में, अगर डेंसिटी को चेंज नहीं करा रहा है, तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों आर स्क्वायर के, है कि नहीं है। लेकिन अगर आप यहां देखो, यहां पे जब डेंसिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो जो जी है वो डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर की पावर 1 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी जी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिंगल पावर पे, लेकिन मास के टर्म्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 2 पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसा भी आ सकता है, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि भाई हमने उस प्लैनेट की रेडियस में स्मॉल चेंज किया, फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज, है ना, जैसे लेस देन 5% की अगर मैं बात करूं, तो बस आपने क्या लिखना है, डेल्टा जी ओवर जी, उसकी परसेंटेज अगर निकालनी होगी तो ये इसकी पावर 2 है, तो एरर आपने पढ़ा, 2 टाइम्स कर देना बस, डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100%। अगर उसने मास को कांस्टेंट रखा तो ये मास की परसेंटेज भी होगी तो वो भी इसमें ऐड कर देना, क्योंकि मास की पावर तो 1 ही है, ठीक है। ये याद रखना, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, जी की वैल्यू बता रहा हूं, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया ना भाई, यहां पे देख लो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि मास भी चेंज कर दिया, रेडियस भी, या फिर ऐसा कर दिया कि इस प्लैनेट पे इतना मास, इस प्लैनेट का मास इतना है, उसकी रेडियस इतनी है, और वहां पे जी की वैल्यू इतनी है, तो उस प्लैनेट पे जी की वैल्यू बताओ अगर उसका मास और रेडियस को चेंज करे, तो यहाँ पे पहले के लिए जी, दूसरे के लिए जी, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहले का मास दूसरे का मास, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दूसरे की रेडियस ऊपर जाएगी पहले के नीचे, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, बस यहाँ वैल्यू पुट कर देना। मतलब ये वाले रिलेशन आप खुद बिल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट केस, ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ या एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जी की जितनी भी फॉर्म है एटलीस्ट इतनी रिवाइज करके जानी है आप बच्चों को।
फिर देखो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे गारंटी। बच्चों गई नहीं ना बॉस, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, आपको समझ आने वाले हैं, आपका हर क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। चलते, 3-4 टाइप हैं वो सारे कर लेंगे। जी एट हाइट, हाई एल्टीट्यूड जब होता है उसकी जो हाइट होता है बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, अर्थ चली जाती है वो, ठीक है, अर्थ की जो रेडियस है, सॉरी, है ना, रेडियस कितनी ज्यादा रेडियस होती है। फिर डेप्थ में भी जाएंगे, अंदर जाएंगे, उसके अंदर डेप्थ में भी जाएंगे, फिर रोटेशन वाला केस भी देखेंगे। बस ये 3 केस सुपर इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को प्रैक्टिस करके जाने पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल अभी के अभी कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन। अंडरस्टूड? यस यस, मुस्कुरा दो यार, देखो सुबह का टाइम है, मैं सुबह आपके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो दिस इज रियली ऑसम एनर्जी होनी चाहिए आपकी, तो मस्त तरीके से बता दिया करो मेरे को, क्योंकि आपका जो कैसा भी क्वेश्चन आएगा और जितने भी हिस्ट्री में क्वेश्चन आ चुके हैं उनके थ्रू हमारा कॉन्फिडेंस इतना ऑसम हो जाएगा कि आपका जो बच्चों को डर होता है ना, इतने इतने मार्क्स ले लूं मैं, 100 मार्क्स आ जाए सर मेरे, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, 120, ये तो भाई आराम से आएंगे, आप जस्ट प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ। ओके बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और हमें पता ही हम क्या करने वाले हैं हाइट पे, यानी जी के जितने भी वेरिएशन अगर मैं आपको बताऊं उसमें से इस तरीके से बताऊंगा जिससे आपको मजा आएगा। जो मैंने बोला अगर सरफेस पे पूछेगा तो अभी बताया मैंने GM/R, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहा हूं, बाकी इसकी सारी वैरायटी मैंने ऑलरेडी समझा दी है। अगर वो पूछे सर जी एट हाइट बताओ, एल्टीट्यूड पे लेके जाओ उसको, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऊपर हाइट पे लेके जाओ, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा जी एट सरफेस, उसके टर्म्स में ही निकालना है बच्चों, और R/R+H का होल स्क्वायर, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जब भी कभी आपको पूछे कि हम किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से बहुत बाहर लेके चले गए, उसको हाइट पे लेके चले गए, तो बताओ जी की वैल्यू क्या होगी। अगर जी नहीं पूछेगा ना बच्चों, वहां पे वेट पूछ लेगा, है ना। सपोज करो एक इंसान है, मैं हूं, मैं बहुत दूर चला गया हाइट पे, अर्थ के सरफेस से बाहर, तो बताओ मेरा वेट क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो अपने मास से यहां मल्टीप्लाई करूंगा, मास से यहां, तो mg मेरा वेट बनेगा, तो यहां पे जो वेट बनेगा वो हाइट वाला बनेगा, और यहां सरफेस पे मेरा वेट कितना है। अंडरस्टूड? और रेडियस ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड h इज द हाइट, जिस हाइट पे आप उसको लेके जा रहे हो। तो इन दोनों पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, बट ये कौन सा केस है, देखो ये हमारी अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, और आप उसको बहुत बाहर लेके गए और यहां पे रख दिया उस पार्टिकल को, कितनी हाइट है अर्थ के सरफेस से देखने पे, h। तो टोटल कहां से लेते हैं, यहां से बच्चों, यहां से यहां तक के डिस्टेंस ली जाती है, स्मॉल r इज द डिस्टेंस, दैट इज r+s, सेंटर से लेंगे हमेशा डिस्टेंस उस पार्टिकल की, याद रखना, और इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, यहां पे यूज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम मैन, कूल। ओके, मतलब जो वो यहां पे था तो वहां पे जी कितना था पता है हमारे को, ये रहा, ठीक है, लेकिन जब यहां होगा, यहां पे बाहर, तब भी अर्थ अपनी सेंटर की तरफ खींच रही होगी, लेकिन ये हाइट पे होगा, तो ये रिलेशन यूज करना है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये h क्या है, h इज द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये किसके टर्म्स में गिवन होगी नॉर्मली, ये होगी n टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। याद रखना, जब भी हाइट इस तरीके से गिवन हो कि वो रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में हो, समझ जाना भाई यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड की हाइट हो जाती है। और n की वैल्यू बच्चों में भी यहाँ 1 आए, n की वैल्यू 2 आए, n की वैल्यू 3 आए, n की वैल्यू 4 आए, या n की वैल्यू 1/2 आए, या 3/2 आए, इस तरीके से n की वैल्यू आपको दे रखी होंगी, कुछ इनमें से कोई ना कोई कुछ पक्का होगी। तो अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो हाइट रेडियस के इक्वल हो जाएगी, 2 पुट करोगे तो 2r हो जाएगी, 3 पुट करोगे तो 3r, इस तरीके से आपको डेटा गिवन होगा। या तो जी पूछेगा, वेट पूछेगा, जस्ट पुट कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फास्ट मैन। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब आते हैं तीसरा, एट डेप्थ, ये है डेप्थ पर, ठीक है, ये है हाइट पे, एट हाइट, ठीक है, एच, एंड ये हाइट जो होगी स्मॉल हाइट नहीं है, ये ध्यान रखना, दैट इज वेरी। अच्छा एक चीज और बता दूं इसी में, ये जो हाइट है, ये हाइट बहुत लार्ज है, वेरी लार्ज, यानी वेरी लार्ज सर कितनी लार्ज, जब ये इस तरीके से गिवन होगी। बट अगर हम इसी में ये मान ले बच्चों कि इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब अगर ये हाइट r के रेस्पेक्टिवली बहुत स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल, जैसे कैसे, अर्थ के सरफेस से मैंने इस पेन को ऐसे उठा दिया, या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से बाहर निकल गया, तो वो ज्यादा हाइट नहीं है, मतलब 1000 किलोमीटर से कम हाइट तक अगर आप किसी चीज को लेके जा रहे हो, आप ऐसे मान लो h अगर लेस देन 1000 किलोमीटर है तो ये स्मॉल हाइट मानी जाएगी। तो इस केस में जी की वैल्यू हाइट पे हम लिख ले GS 1 - 2h/r, याद आया, यस, ये फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेशन के अंडर आता है, तो 1 - 2h/r, दिस इज द फॉर्मूला। देन ये कब यूज होगा, जब हाइट बहुत कम होती है, ये कब यूज होगा, जब हाइट r के टर्म्स में गिवन हो, डायरेक्ट समझ जाना, बस इसका यूज करना है।
डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को पता होना चाहिए, याद रख लोगे। बस इससे ये पता चल रहा है कि हाइट पे जो जीएस है यानी सरफेस वाला, उसमें से 1 माइनस समथिंग हो रहा है, तो हाइट पे जो जी है वो जीएस से कम होगा। मतलब आप जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से बाहर जाओगे, आपका हाइट इंक्रीज कर रहा है, तो आपका जी की वैल्यू कम हो रही होगी। इससे ये पता चल रहा है, यू कैन मेक सम आइडियाज कि ये चल रहा है भाई। अब बच्चों फोर्थ पार्ट पे आते हैं, यानी एट डेप्थ। देखो इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। डेप्थ यानी डी, ठीक है सर। ये बच्चों आपकी अर्थ है, ये आपका सेंटर है। अगर आप अर्थ के सरफेस पे हो, यहाँ ये तो सरफेस है, यहाँ पे आपको जी कितना लग रहा था, जीएस। लेकिन अगर आप इसके अंदर यहां तक आ गए, ध्यान से समझना भाई, तो इतनी सी जो छोटी अर्थ बचेगी अब इसकी रेडियस की, ये वाली रेडियस अगर मैं यहाँ मान लूं स्मॉल आर, तो ये देखो ये स्मॉल आर है ना, टोटल रेडियस कितनी है, इतनी आर। लेकिन आप इसके अंदर कितने आए, इतने डिस्टेंस कवर किया आपने, यानी ये इसकी डेप्थ है, इतने डेप्थ पे हुआ। अगर यहां पे जी की वैल्यू होगी तो आप सेंटर के पास जा रहे हो, देखो यहां पे जी की वैल्यू होगी, डेप्थ पे वो निकालनी है। तो डेप्थ पे कभी भी पूछे जी की वैल्यू गाइस, तो ये सरफेस वाला 1 माइनस डी आर एकमात्र फॉर्मूला होता है इसका। बस वो डेप्थ पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, वो डेप्थ इन टर्म्स ऑफ आर गिवन होगी, ध्यान रखना। यानी डेप्थ की जो वैल्यू होगी वो भी एन टाइम्स ऑफ आर कुछ गिवन होगी, यहां पुट करना, सॉल्व कर लेना, और जी एट डेप्थ आपको मिल जाएगा। तो क्विक रिवीजन, बेस्ट रिवीजन, कैसे क्वेश्चन आएंगे सब कुछ पता चलेगा, कैसे सॉल्व कर सकते हो सब कुछ अप्लाई करके दिखाऊंगा। और अगर डेप्थ पे वेट पूछा तो बस मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्टली लिख दो वेट एट डेप्थ, वेट एट सरफेस जो भी गिवन होगा, और डी कितनी है डेप्थ पे, मे भी दे देगा कि हम इतने नीचे रहेगा भाई रेडियस। अगर गलती से देख लो आप, अगर डी इफ डी आर के इक्वल हो गया, मतलब यहां से चलते चलते आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे, तभी तो डिस्टेंस आर के इक्वल होगी। और देखो 1 बाई डी आर के इक्वल आर बाई आर, या तो जीरो हो जाएगा, यानी वेट आपका जो है आपके सेंटर पे पहुंचते जीरो होगा। तो हम ये मान के चलते हैं अर्थ के सेंटर पे वेट जीरो होगा, क्योंकि वहां जी की वैल्यू जीरो हो सकती है, राइट। तो ये याद रखना, यानी डी की वैल्यू आर अगर दे रखी है तो वहां पे जी और डी आपका जो वेट होगा डेप्थ पे, यानी सेंटर पे पहुंच पे जीरो हो जाएगा। इसका मतलब डी आपको अदर देन आर गिवन होगा, आर बाई 2 या इस तरीके से गिवन होगा, कम ही होगा गिवन, राइट। ये आप मान के चलेंगे। अब बच्चों ध्यान से समझना स्पेसिफिक कंडीशन इसी में, अगर आपसे बोले कि भाई हमारी ये सेंटर ऑफ अर्थ है और ये रेडियस है इसकी सरफेस तक, सरफेस से बाहर ये हाइट h है, तो यहां पे जो जी की वैल्यू हो और फिर इसके अंदर जाओ, ठीक है, इसके अंदर जाओ आप, ये सरफेस है और यहां डेप्थ पे आप बैठे हुए, इसका सेंटर है, यहां डेप्थ है, ये इतनी डेप्थ डाउन, यहां पे जो जी की वैल्यू होगी डेप्थ पे, अगर ये सेम हो जाए, मतलब इफ जी एट डेप्थ इज इक्वल टू जी एट हाइट, बताओ ये कब पॉसिबल है, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन बताओ क्या है बच्चों। ये तभी पॉसिबल है, ध्यान से देखो, ये और अगर ये सेम कर दो आप, ये और ये सेम, तो देखो d मस्ट बी इक्वल टू 2h, तभी देखो इस फॉर्मूले में देखो ना, अगर सेम करना है तो याद रखना डेप्थ मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट, तो डेप्थ आपकी हाइट की डबल होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। दिस इज द रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर, या हाइट जो होगी उसकी अर्थ के सरफेस से ऊपर, वो डेप्थ की हाफ होनी चाहिए, तभी दोनों पॉइंट पे हाइट पे और डेप्थ पे जी की वैल्यू सेम आएगी। इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में, तो आराम से हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये थी कहानी आज के कॉन्सेप्ट की, इतना रिवीजन जरूर होना चाहिए बच्चे का, इस पे डिपेंडेंट अभी के अभी हम न्यूमेरिकल कर लेंगे, आपको बेस्ट कॉन्फिडेंस आएगा, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने सीख लोगे, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता यार, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, कभी कभी यूज हो जाता है, कभी कभी क्या 2023 में जो क्वेश्चन आया था यही कॉन्सेप्ट उसमें यूज हुआ था, लेकिन वो इंटेंसिटी पोटेंशियल से रिलेटेड था, बट है तो सेम ही ना। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी मैं बताऊंगा आपको, तो सब कुछ आपके पास होगा, बेस्ट तरीके का रिवीजन, बेस्ट न्यूमेरिकल के साथ, कंप्लीट रिवीजन विद फॉर्मूला, विद कॉन्सेप्ट, विद न्यूमेरिकल्स, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता ना भाई। मुस्कुरा दो ना दोस्तों, ठीक है। धरती के चांद सितारों, आप बस तैयार रहे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, अपने नेट फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। यूकन फिजिक्स आपके साथ है, आपकी हेल्प करेंगे, बेस्ट तरीके से आपको कंटेंट सिखाएंगे और उनका एप्लीकेशन करना सिखाएंगे कि हर बच्चा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। प्रैक्टिस करते रहना, लिख लिख के, सेल्फ प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस आएगा, वहीं से आपको आपकी गलतियां समझ में आएंगी और वहीं से आप जो एरर करते हो उसको करेक्ट कर पाओगे। ओके चलो बच्चों, बात कर लेता हूं नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट की, बस फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बने रहना यार, टेंशन नहीं लेने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, जो भी सीखा है, जो भी सीख रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका तुरंत एप्लीकेशन कर लेंगे तो यार कॉन्फिडेंस वहां से आता है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट। देखो भाई, अगर वो बोल रहे कि हमारी जो अर्थ है उसका रोटेशन, यानी ड्यू टू रोटेशन, बच्चों रोटेशन का क्या फर्क पड़ेगा, है ना, एंगल ऑफ लैटिट्यूड चेंज हो रहा है, तो रोटेशन का क्या फर्क पड़ेगा, यानी जी की वैल्यू हमने निकालनी है, तो जी डैश लिख दूंगा मैं, ड्यू टू रोटेशन जी चेंज होता है। तो आपने अभी अभी देखा वैसे कि जी हमेशा डिक्रीज करता है ना, हाइट इंक्रीज करने से या डेप्थ
पे जाने से, ठीक है, डेप्थ इंक्रीज करने से, तो जी की वैल्यू धीरे धीरे ऑब्वियसली कमी होती है, ठीक है, हर केस में। तो जी डैश आप क्या लिखोगे, जी एट जो स्टैंडर्ड जी होता है सरफेस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस ऑफ स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला रखना है याद, कभी कभी इस पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है गाइस। कैसे सर, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, जैसे हमारी ये है एक्सिस है, ये घूम रही है किसी ओमेगा वेलोसिटी के साथ, और ये इसका आर है, ठीक है। अब आप समझो, देखो यहां पे अगर ये घूम रहा है इसके अराउंड, ठीक है, तो इसका रेडियस आ रहा है, ओमेगा इसके एंगल ऑफ स्पीड है, और थीटा इज द लैटिट्यूड एंगल, यानी जो रोटेशन एंगल है, लैटिट्यूड जो है उसका एंगल ऑफ लैटिट्यूड, जो उसका रोटेशन है। मान लिया वो इक्वेटर से चलना स्टार्ट किया यहां से इसके अराउंड, तो यहां तक पहुंचा, तो यहां तक पहुंचा तो कितना एंगल कवर किया, थीटा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन होता है, ये आप सबको पता है इक्वेटर का होता है, दिस इज योर इक्वेटर, और यहां पे पहुंचते हो पोल वाला सेक्शन हो जाता है, ठीक है, पोल पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे घूमते घूमते जा रहा है। तो जी डैश निकालो, यहां पे भी बच्चों स्टैंडर्ड जी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जी डैश ड्यू टू रोटेशन भी एक्चुअल जी से कम ही होगा, यानी रोटेशन की वजह से भी जी में वेरिएशन आ रहा है। तो भाई अगर आपसे पूछे एट स्पेसिफिक तौर पे पूछे जी एट इक्वेटर बताओ, एट इक्वेटर जी बताओ, ठीक है, जी एट इक्वेटर, तो हम लिखेंगे बच्चों जी एट इक्वेटर। तो जी इक्वेटर का मतलब एंगल का जो मेजरमेंट है वो यहीं से किया जा रहा है, थीटा, तो थीटा इक्वेटर पे कितना होगा, 0 डिग्री, याद रखने का। जब यहाँ 0 पुट करोगे cos 0 1, तो आपके पास बचेगा जी एट सरफेस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। आपको एंगल ऑफ स्पीड पता होनी चाहिए, रेडियस पता होनी चाहिए, यहाँ से इक्वेटर का जी आ जाएगा, सुपर। और अगर ये यहाँ से घूम घूम के यहाँ पे पोल पे पहुंच जाता तो टोटल एंगल हो जाएगा 90। तो अगर आपसे पूछे जी एट पोल, पोल्स पे पूछ लेगा, तो बच्चों थीटा 1 90 डिग्री हो जाता है, दैट्स वाई पोल पे जो जी होगा, ध्यान से देखो, तो जी है ये cos 90 पूरा 0 हो जाएगा, तो जो स्टैंडर्ड जी की वैल्यू होती है वही पोल पे आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, स्टैंडर्ड जी की वैल्यू, बस ये याद रखना। कूल है, सुपर कूल है। दूसरा एक पॉइंट तो ये एडिशनल हो गया, जरूरी था। दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, अगर कभी भी बोल दे, ये हालांकि मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, दैट इज द टू पार्टिकल मास m1 एंड m2, कूल सर, कूल सर, कूल, उनके बीच की डिस्टेंस है सर कुछ d, ठीक है, और इनके बीच में कहीं पे, है ना, द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस, उस पे कहीं पर भी कोई एक पॉइंट है जहां पे एक नेक्स्ट मास रखा है, लेट्स सी m3, और इस मास पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, यानी नेट फोर्स 0। अगर हम मान ले इस पे नेट फोर्स 0, ये इक्विलिब्रियम में, आप समझना क्वेश्चन कैसे आएगा, देर आर टू मासेस कैप्ट अलोंग सम अलोंग एक्स एक्सिस मे बी वाई एक्सिस, एंड बिटवीन देम another third mass is kept at any point and that mass is in equilibrium या बोल देगा that mass is at rest, या बोल देगा the net force acting on that mass is 0। तो एक ही बात है, मतलब इस पे net force 0 है। तो बताओ उस मास की लोकेशन क्या है, फ्रॉम दिस मास और फ्रॉम दिस मास। अमेजिंग, यस। अगर बच्चों मान लो ये वाला जो मास है ये स्मॉलर है, ठीक है, और ये वाला जो मास है ये बिगर मास है, अगर मैं ये मान लूं तो उसकी लोकेशन कैसे बताओगे, फास्टेस्ट टेक्निक बता रहा हूं, और ये कंडीशन है कि ये कंडीशन होनी चाहिए, उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि सपोज करो स्मॉलर वाले से उसकी जो डिस्टेंस है वो x है, तो मैं लिखूंगा उसकी डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर मास। तो बच्चों ध्यान से समझना, पहले टोटल डिस्टेंस दोनों मास के बीच के लिख लेना, टोटल डिस्टेंस, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, और जिस भी मास से आप निकाल रहे हो डिस्टेंस उसको अंडर रूट में लिखो, m1 यानी स्मॉलर वाला, और दोनों में अंडर रूट में लिख के उनका सम, m1 प्लस m2, सिंपल, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ m1 m2 और आपका आंसर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आपसे पूछे बिगर वाले से, यानी इससे डिस्टेंस बताओ, तो हम लिखेंगे s फ्रॉम बिगर और टोटल डिस्टेंस एज इट इज, जिससे भी डिस्टेंस निकालनी है उसी मास को यहाँ पे रूट में लिखना और दोनों का सम एज इट इज m1 प्लस m2। बस ये याद रखना, जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इतने थ्योरी इन लेक्चर 1 दैट इज सफिशिएंट। उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको एक बेहतरीन सा कॉन्फिडेंस आएगा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके बच्चों, तो होप सो आपको मजा आया होगा और आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी आते हैं यार, आप टेंशन मत लो, एक जमाने में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आते थे, लेकिन मैं वो सारे अच्छे इजी सब कुछ कवर करूंगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। पेपर में बहुत ज्यादा रैंडम वेरिएशन आ भी गया, बहुत ज्यादा थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आ गया, तब भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। और इसके बाद तो एक नेक्स्ट सीरीज और भी स्टार्ट होगी जिसमें जेईई मेंस के भी क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी के भी होंगे, तो आपको डरने की जरूरत है ही नहीं भाई। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। लास्ट ईयर क्या आया था, उसके लास्ट ईयर क्या आया था, और फिर ऐसे 190s तक क्या आए थे, सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है बॉस, चले आगे। चलो भाई, होगी बच्चों, करने वाले हम सारे वो न्यूमेरिकल जो आपकी नीट फिजिक्स की हिस्ट्री में 1988 से लेके भाई 2024 तक हर एक क्वेश्चन, राइट, जितने भी कंसेप्ट हमने अभी रिवाइज करे उन पे डिपेंडेंट सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन। मतलब आपको ये तक पता चलेगा कितने आसान क्वेश्चन आए हैं, कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कौन से रिपीट होते हैं, क्या है उसकी कहानी, भाई हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। फिजिक्स से, क्वेश्चन से डरने की अब आपको जरूरत है ही
कुछ नहीं। अगर आपको बेस्ट वे में आपको उसको अप्लाई करना आता है कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को, और कैसे फास्टेस्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो और क्वेश्चन को पढ़ के कैसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इस सीरीज में आपको यही मैं सिखा रहा हूं कि न्यूमेरिकल को अच्छे से बेस्ट वे में फास्टेस्ट तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो और फिजिक्स को अपना बना सकते हो, उसको इजी बना सकते हो। हियर वी गो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपके सामने है क्वेश्चन की कहानी और ये 2024 का पहला क्वेश्चन, बहुत ही वाहियात इजी क्वेश्चन, 9th क्लास का स्टैंडर्ड का जो फॉर्मूला बचपन से बच्चा पढ़ता है उसी पे डिपेंडेंट है। तो टेंशन काहे को ले रहे हो यार, ठीक है। और जितने भी होंगे सारे लाइन से कराऊंगा, डोंट वरी, यानी जितने भी टॉपिक मैंने किया है उन पे डिपेंडेंट। फिर पार्ट 2 में मैं रिमेनिंग ऑल द कॉन्सेप्ट और ऑल द रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल है सब कुछ कवर करेंगे, तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो भाई पहला क्वेश्चन, द मास ऑफ प्लैनेट, एक प्लैनेट है आपका, मान लीजिए हमारा कोई प्लैनेट है और ये हमारी अर्थ है, मान लेते हैं, ठीक है। उसने बोला द मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। अगर हमने इसको प्लैनेट माना, इसका मास है मास ऑफ अर्थ का 1/10 इसके वैल्यू के, है ना, 1/10 है उसका, ये दे रखा है। डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ अर्थ। अगर इसके मैं डायमीटर की बात करूं बच्चों, प्लैनेट का वो हाफ दे रखा है अर्थ के डायमीटर से, मतलब डायमीटर हाफ, तो रेडियस मान लो, रेडियस ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ अर्थ की हाफ है, बस ऐसे मान लो, ठीक है। एक ही बात है भाई, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट, अगर भाई अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है जी की, अर्थ के सरफेस पे, तो 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर कैलकुलेशन के लिए 10 भी ले सकते हो। तो बताओ भाई प्लैनेट के सरफेस पे क्या होगी, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के जिसका मास अलग है, डायमीटर अलग है, वहां पे जी की वैल्यू बताओ। तो देख लो यार, तो क्या करूं मैं, मतलब आप खुद कर सकते हो फास्ट वे में। मास और रेडियस की बात कर रहे हैं स्मॉल जी, तो एक मात्र फॉर्मूला Gm/r²। प्लैनेट को 1 मान लो, इसको 2 नाम से मान लो, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो हम लिखेंगे G1/G2। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो M1/M2, रेडियस के इनवर्सली है तो R2 ऊपर जाएगा R1 नीचे, और इसका होल स्क्वायर कर दो। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज गाइस। G1 हमने प्लैनेट को माना, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, चलो मैं यहां लिख रहा हूं पहले, तो m1 इज द मास ऑफ द प्लैनेट, दैट इज द मास ऑफ अर्थ का 110 है, तो नीचे मास ऑफ अर्थ रहेगा जिसको मैंने 2 माना है, तो दिस इज द मास ऑफ अर्थ। और रेडियस आपकी मास रेडियस ऑफ अर्थ रहेगी, और रेडियस इसकी हाफ दे रखी है, तो रेडियस ऑफ अर्थ की हाफ हो जाएगी, और इसका स्क्वायर भी करना है, ये कैंसिल आप देख सकते हो। और G1 को माना है हमने G@P यानी प्लैनेट, और G ऑफ अर्थ। तो बच्चों वहां पे 1/10 बच रहा है, और जो नीचे का 2 है इसका स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 4/10 बच रहा है। दिख रहा है आपको, हमें जीपी निकालना है, तो इसको जी को इधर लेके जाओ, तो बच्चों जीपी आ जाएगा आपका 4 × GE और बाई 10, यानी आप लिख सकते हैं 4 × 9.8 और बाई 10। सॉल्व कर लो, यहां से आपका आंसर बच्चों बन जाएगा। वेरी वेरी अमेजिंग। तो यहां से सॉल्व करने के बाद अगर आपने जी की वैल्यू 9.8 ली है तो ऑब्वियसली आपका 3.9 समथिंग आएगा, अदरवाइज अगर 10 लोगे तो 40, तो 4 ही आ जाएगा, तो ये 3.9 इसके अप्रोक्स ही आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज योर आंसर। यानी जी की वैल्यू अगर अर्थ पे सरफेस पे 9.8 है नियर बाय सरफेस, और उस प्लैनेट पे जिसका मास कम है, रेडियस भी कम है, इतनी होगी, देख लो 3.92 होगी उस प्लैनेट पे। तो दिस इज योर 2024 ईयर क्वेश्चन है ना। कूल सुपर कूल। तो इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, एक इस कैटेगरी का था, दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड था, जो मैं पार्ट 2 यानी वीडियो 2 में कवर करूंगा। तो इसमें मैंने यही करना था, ठीक है बॉस। ओके सर, ओके बच्चों। नेक्स्ट 2023 में 2 क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है उसी से पूछे गए थे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं, है ना। हर बच्चे को बाज आना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों बस जितने भी फॉर्मूले मैंने सिखाए हैं, कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, सबका एप्लीकेशन करना सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे करने हैं, बस आपने इस चीज पे फोकस करना है, इसको मास्टर करना है, और डरना वरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब डरने वाले की कोई बात आपको होनी नहीं चाहिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको न्यूमेरिकल करना, सॉल्व करना सिखा दूंगा। चलो भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैपलर लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन कैपलर लॉ से रिलेटेड है, और देख लेते हैं क्या है उन क्वेश्चन की कहानी, ठीक है। उसने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑलरेडी दे रखा है, बस उस पर फोकस करो आप। सन की लोकेशन सपोज करो ये है, ओके सर। एक पॉइंट उसने यहाँ पे माना है ए, एक पॉइंट बच्चों यहाँ माना है बी, और एक पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल फारदेस्ट डिस्टेंस पे माना है सी, ठीक है। अगर ये सन की लोकेशन है, ठीक है, ओके पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हर लोकेशन पे, मान लिया उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्लैनेट की, उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों वो के होगी, और यहाँ पे जो होगी वो के होगी, और यहाँ पे जो होगी वो के होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो AC इज द मेजर एक्सिस जो A से C तक है, और SB इज द परपेंडिकुलर टू AC, यानी यहाँ पे कुछ है,
ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस। ओके सर, ओके। तो बताओ कौन सा रिलेशन करेक्ट है। एक चीज तो आप हर बच्चों को इतना बेसिक तो पता ही है ना भाई, जब भी कोई प्लैनेट सन के पास वाले रीजन में होता है, देखो सबसे पास कहाँ है, यहाँ पे ए पर, फिर धीरे धीरे जाएगा, थोड़ा दूर होगा, दूर होगा, दूर होगा, सबसे ज्यादा दूर कहाँ है, यहाँ बिल्कुल इस पे, इस लाइन को देखो आप, सेमी जो आपकी ये जो मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो सबसे पास है, ये सबसे पास है और ये सबसे दूर है। आप समझ रहे हो, तो ये इसके कहीं कम, मतलब अगर वो यहां से चलेगा तो यहां पास वाले पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी वी इज ग्रेटर देन वी बी, जैसे तो दूर जा रहा है, और वीसी सबसे कम वेलोसिटी यहां होगी। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कॉन्सेप्ट। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं बच्चों, इसको तो आप ऐसे ही फोड़ सकते हो, उड़ा सकते हो। ठीक है, कूल सर, सुपर कूल। बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, हर बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं अगेन आई रिपीट, तो आपको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा अच्छा है, थोड़ा थर्ड लॉ पे डिपेंडेंट है, लेकिन थोड़ा लिखने में ना उसको ऐसा बना दिया कि बहुत दिखने में बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, ट्रस्ट मी। आप बस एक बार रीड करो और उसको ध्यान से देखो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनको अप्लाई कर दो, बस फास्ट हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट बच्चों जो भी है उसको देख लेते हैं। कैपलर्स थर्ड लॉ स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ टाइम ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज द प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ एवरेज डिस्टेंस। तो टी स्क्वायर की पावर 3, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट में ही बताया था, और यही आपका थर्ड लॉ भी होता है कि इसका जो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन होता है उसकी एवरेज डिस्टेंस सन और प्लैनेट के बीच की क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका स्क्वायर। ये हम सबको पता है, और इसकी वैल्यू दे रखी है उसने कि टी स्क्वायर जो है भाई वो के आर क्यूब है, के कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, के कुछ कांस्टेंट होगा यहाँ पे। ओके, if the mass of sun and planet are capital M and small m respectively as per the Newton's law of gravitation, force of attraction between them, force की वैल्यू भी दे दी है, this, then the relation between capital G and K। तो बताओ K और G के बीच में क्या रिलेशन होगा। ये जो K है और कैपिटल G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट में रिलेशन ढूंढना है, तो ये आपको समझना है बच्चों, आप ही को समझना है कि हम कैसे कैपिटल G में और K में रिलेशन बनाए। देखो K तो यहाँ ऑलरेडी आ रखा है, कैपिटल G कहाँ से लाऊं, ये क्या है, टाइम पीरियड है सर, ठीक है। अगर ये उसका एक रेवोल्यूशन करने का टाइम पीरियड है, कंप्लीट रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही लिख सकते हैं, क्योंकि वहीं से आ सकता है ना भाई। तो कैसे आएगा सर वहां से, क्योंकि ये वेलोसिटी है, और अगर वो घूम रहा है उसकी ऑर्बिट में, अगर उसकी ऑर्बिट में घूम रहा है ना भाई, अगर मैं आपको बता दूं अराउंड द सन ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी लेके चलेंगे, एंड दैट इज योर टाइम पीरियड टी। तो डिस्टेंस 2 पाई आर होती है, आप सबको पता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर आप बच्चों को याद हो, हालांकि मैंने अभी रिवाइज नहीं कराई, बट ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है बच्चों अंडर रूट जी एम बाई आर। क्या यही होती है? यस सर, यही होती है। और उसकी जो डिस्टेंस है स्मॉल आर ही हम मान के चलेंगे उसकी ऑर्बिट की, तो स्मॉल आर यही होती थी ना। तो देखो यहाँ पे पुट करोगे तो ये बनेगा अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर, और चूंकि हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना भाई, इसका स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आएगा जी एम अपॉन आर, ये आर ऊपर लेके जाओ, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, और नीचे जी एम आएगा। तो बच्चों ये टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, बस हो गया। इस टी स्क्वायर को उठा के यहाँ पुट कर दो, जो गिवन है ऑलरेडी, आपका आंसर हो जाएगा। देखो, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम, जी आ गया ना इसमें, अब यहाँ पे आ गया के आर क्यूब, पूरा पूरा कैंसिल गाइस, जी एम की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर लेके जाओ, तो जी एम इज इक्वल टू आएगा 4 पाई स्क्वायर बाई के। मेरे ख्याल से यही है, जी एम के में दे रखा है वैसे उनसे आंसर, तो के को भी इधर ही मल्टीप्लाई कर लो ना, तो जी एम के इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर, खत्म, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट, और आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। कहीं को टेंशन ले रहे हो, फालतू में टेंशन लेने का नहीं। इट्स ऑल अबाउट हाउ टू एडजस्ट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है भाई, कूल सर। जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जितने फॉर्मूले अभी के अभी रिवाइज किए हैं ना भाई, अभी के अभी रिवाइज किए, वो सब अप्लाई करेंगे और आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए बने रहना, और मजा आएगा आपको क्वेश्चन देखने में, सॉल्व करने में, फोड़ने में उनको मस्त मस्त तरीके से। ओके चलो भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, ये क्वेश्चन क्या है, इसकी कहानी क्या है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसने बोला था फिगर शोज इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द, इलेप्टिकल ऑर्बिट है, एक प्लैनेट है, मास m है, अराउंड द सन, वो इलेप्टिकली घूम रहा होगा। द शेडेड एरिया एस सी डी इज ट्वाइस दैट ऑफ शेडेड एरिया, दैट इज ऐसे बी। तो भाई ऐसे समझो आप, देखो यहाँ पे सन की लोकेशन है, तो एक एरिया उसने कुछ ऐसे बनाया है, एक एरिया ऐसे, तो ये S है, ये C है, और ये आपका D है। तो ये एक एरिया, ये अभी मैंने समझाया था ना आपको, तो ये इसको बोल रहा है तो एरिया SCD, यानी SCD इतना एरिया, वो ट्वाइस है, उसने बोला भाई ट्वाइस है द शेडेड एरिया SAB, तो एक यहाँ पे होगा कुछ इतना एरिया,
तो ये पॉइंट क्या होगा आपके पास, दैट इज बी, और ये पॉइंट होगा ए, मतलब वो एस ए बी इतना एरिया, तो इसका ट्वाइस है, यानी एरिया जो यहां से यहां तक कवर किया उसने एस ए बी उसका डबल है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया इससे डबल है, ठीक है सर। इफ T1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम सी टू डी, अगर वो सी से डी जा रहा है तो यहां से T1 समय ले रहा है, और अगर वो ए से बी जा रहा है तो T2 समय ले रहा है, ऐसे बोल रहा है भाई। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैम, तो बताओ उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो यार पता है ना, प्लैनेटरी मोशन है, केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया यूज करेंगे ना भाई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वो सी से डी कोई एरिया कवर कर रहा है, सपोज करो A1, और यहाँ पे कोई एरिया कवर कर रहा है A2, तो इस एरिया का और इस टाइम का जो टाइम ले रहा है उस एरिया कवर करने में रेशियो सेम होगा, यानी A1 ओवर A2, A2 ओवर A2, खत्म। यही तो था ना, एरियल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट भाई, यानी जिस भी एरिया को जिस भी टाइम में कवर कर रहा है उनका रेशियो मस्ट बी इक्वल टू अदर एरिया को जिस भी टाइम में कवर कर रहा है उनका रेशियो, जस्ट पुट द वैल्यूज। यानी आपने SCD वाले को, यानी इसको A1 माना है और इसको A2, बस देख लो ये वाली वैल्यू यानी A1 इसकी डबल है, तो हम लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ A2 ओवर T1, यहाँ पे A2 एज इट इज, ये T2, ये हो गया कैंसिल। तो बच्चों देख सकते हो T1 2 टाइम्स ऑफ T2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी ये जो समय लगेगा उसको, ये वाला, ये इसका सॉरी ये वाला जो समय लगेगा इसका डबल होगा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके सर, ओके, मतलब मजा आ गया सर, ये तो फटाक से हम सॉल्व कर देंगे, अभी तो आप सिखा रहे हो, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें और बेहतरीन तरीके से आएगा, बिल्कुल आपके फंडाइज क्लियर हो जाएंगे, आपको मजा आएगा, आप इंजॉय करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस जस्ट यूज द फॉर्मूला, रिवाइज द फॉर्मूला, रिवाइज द कॉन्सेप्ट, जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट, 2-4 क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करो मस्त तरीके से। लास्ट मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, वैसे साल भर आपने बहुत सारे किए होंगे, मॉक टेस्ट भी तो दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट में नई प्रॉब्लम आती है उनको भी हैंडल करो, सॉल्व नहीं हो रहे तो दोबारा से ट्राई करो, किसी से पूछो, कुछ भी करो, लेकिन उन गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ो, आपके क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपके सॉल्यूशन जो आप सॉल्व कर रहे हो उनको ढूंढ रहे हो वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, इसलिए आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पक्का पक्का हो जाएंगे। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी आपकी जुबानी होनी चाहिए बाय द वे। अब तो देखो क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ लो, देख लो, समझ लो, जब तक मैं बात कर रहा हूँ ध्यान से तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि बेसिक्स का कॉन्सेप्ट देखो भाई। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। ओ वो बोल रहा है कि अगर ये हमारा सन है ना भाई, अगर हम इसको सर्कुलर ही मान लो, और यहाँ पे एक प्लैनेट है, और ये प्लैनेट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ऐसे ऐसे ऐसे, और एक टाइम पीरियड जो होगा इसका, एक पूरा चक्कर काटने का जो समय है इसका, लेट्स सी इसकी जो डिस्टेंस है वो R1 होगी, तो वो टाइम पीरियड जो है, एक दूसरा प्लैनेट है, ये ए है, एक और प्लैनेट है कोई बी, है ना, उसके टाइम पीरियड, यानी ए का जो टाइम पीरियड है वो 8 टाइम्स है बी के टाइम पीरियड का। अगेन टाइम में रिलेशन दे रखा है, अगेन द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, मतलब उनके डिस्टेंस में रिलेशन पूछा है। मान लिया प्लैनेट ए की डिस्टेंस आर ए मान लो चलो, और प्लैनेट बी की जो डिस्टेंस होगी वो आर बी मान लो, रूल आपको पता ही है भाई, T1 ओवर T2 R1 ओवर R2 की होल पावर 3/2, तो T1 जो है जिसको A माना है अपने, वो 8 टाइम्स है इसका, यानी 8 टाइम्स ऑफ TB, और ये T2 TB हो गया, और R1 जो है वो RA है, और ये RB है, और इसकी होल पावर 3/2 है, ये हो गया कैंसिल। ओ माय गॉड, यस, तो बच्चों 8 इक्वल टू आ गया RA ओवर RB की होल पावर आ गई 3/2। बच्चों इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं इसको, राइट आगे, ओके। अच्छा इसको ऐसे करो, हमने तो R1 और R2 में निकालना है रिलेशन, तो इसकी पावर हटा दो, इस पे आ जाएगी, तो हम लिखेंगे RA ओवर RB, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब ये 3/2 पावर हटाओगे तो 8 पे 2/3 आएगी भाई, ये ध्यान रखना 2/3, क्योंकि इसका ये जो पावर है ये तभी हटेगी जब इसका जस्ट रिवर्स वैल्यू को आप इसको इस पे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो 8 की पावर 2/3 आएगी, यानी आप 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और ये 2/3 है, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 बचेगी, दैट इज 4, यानी इन दोनों की रेडियस का जो रेशियो है दैट इज 4, मतलब प्लैनेट की आर ए जो रेडियस होगी वो 4 टाइम्स होगी RB से, बस कूल, सुपर कूल, बस ये अंडरस्टैंड करना है फॉर्मूला, और ये यहाँ से कैसे सॉल्व किया वो टेक्निक, बाकी कुछ इसमें है ही नहीं, बाकी तो हर बच्चा तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, मचा सकता है। चलो भाई जल्दी से चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, धीरे धीरे हम हर क्वेश्चन को कवर करेंगे, हर कैटेगरी को कवर करेंगे, और आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन बनाने में, कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा इस पर्टिकुलर कैटेगरी से हर बच्चा सॉल्व कर सकता है, कोई टेंशन लेने का नहीं बहुत। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी देख लेते हैं जल्दी, क्या है कहानी। सबसे पहले बेस्ट क्वेश्चन है एक तरीके से, वहां पे सिली मिस्टेक बच्चा कर सकता है, ध्यान से देखो। अ सैटेलाइट ए ऑफ मास m इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सरफेस
ऑफ अर्थ। भाई समझना, अगर ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस है, उसकी जो रेडियस मान लो आप, ऐसे मान लो आप, द सरफेस ऑफ अर्थ एंड अनदर सैटेलाइट ऑफ बी ऑफ मास 2m। एक सैटेलाइट सपोज करो यहाँ पे है जिसका मास m है, ये कोई सैटेलाइट है और ये इसके अराउंड ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। अगर इसकी रेडियस r है तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, r ही मान लेंगे ना भाई, इसका मास m है। तो अगर ये घूम रहा है तो ठीक है, इनका टाइम पीरियड सपोज करो ये पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, इसका टाइम पीरियड t1 होगा। तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, अगर रेडियस ऑफ अर्थ को भी हम r मान ले तो ये डिस्टेंस होगी बच्चों 2r। इतना याद रखने का, ठीक है सर। फिर बोल रहा है कि भाई वो जो अर्थ है ना, वो जो हमारी अर्थ है, ये इसकी रेडियस r है, एक और सैटेलाइट है लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बोल रहा है, जो डिस्टेंस ले रहे हो ना, ये जो दे रखी है ये अर्थ के सरफेस है, तो सेंटर से कितनी होगी, दिस प्लस दिस। तो यहां से वो 2r पे है, यानी कोई अदर है और उसका मास भी डबल है, तो इसका जो ऑर्बिट होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा और ये डिस्टेंस जो है वो 2r है, तो 2 to 3r हो जाएगी। कूल है, कूल है, सेंटर से देखना है अगर। और इसका टाइम पीरियड अगर लग रहा होगा t2, तो बच्चों आप सबको पता है, देखो एक चीज मैं बता दूं, t जो होता है ना भाई, t वो r पे डिपेंड करता है 3/2 पे, है ना, ये तो आप सब बच्चों को पता ही चल गया होगा। मतलब ये जो टाइम पीरियड होता है मास पे डिपेंड नहीं करता भाई, नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड ये नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। मास अलग अलग दे रखा है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, तो ये केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो हम लिखेंगे t1/t2 दैट इज r1/r2 की होल पावर 3/2 बच्चों। और r1 कितनी है भाई, 2r, और r2 कितनी है भाई, 3r, इनकी होल पावर कितनी है, 3/2। ठीक है भाई, इस तरीके से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, एक चीज आपको याद ध्यान से समझनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया सेंटर से r डिस्टेंस मानते हुए रेडियस ऑफ अर्थ को तब लिए, तो आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब जो सरफेस से डिस्टेंस है उसने एज इट इज उसका यूज किया होगा, तब आंसर आपका मैच कर सकता है। मतलब अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस ना लेके केवल सरफेस वाली जो रखी वही ले ले, यानी यही ले ले, तो हम लिखेंगे t1/t2 इक्वल टू r1/r2 की होल पावर, आपको पता 3/2 होती है। देखो भाई मैंने यहाँ सेंटर से ली थी तो r1 आपकी 2r बन गई थी और r2 आपकी 3r बन गई थी, लेकिन यहाँ पे एज इट इज ले ले r और इसकी 2r और इसकी होल पावर 3/2, तो आपको बन जाएगा कैंसिल। तो 1/2 की पावर 3/2 है, 2 की पावर 3/2 को बच्चों आप लिख सकते हो 2√2, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर। तो टाइम पीरियड का जो रिलेशन आना चाहिए वो by2√2 आ रहा है, इतना आ रहा है 1/2√2, है ना, 1:2√2। तो ये इसमें करेक्ट है, मतलब उसने ये मान के चला है कि भाई जो हम डिस्टेंस ले रहे हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ले रहे हैं और उसी के रिस्पेक्ट में उसने आंसर डिजाइन किया, तो हम वही ले लेंगे। ये वाला इसमें चूंकि नहीं था, ये आप ध्यान रखेंगे भाई, ऐसी ऐसी चीजों को ध्यान रखना। लेकिन अगर रेडियस ऑलरेडी गिवन होती है अर्थ की, तो फिर हम उसको ऐड वैड करके ही फाइनल आंसर करते। तो ये समझदारी आपने दिखा देनी है वहां पे एग्जाम में, ठीक है बच्चों। ओके सर, कूल 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 सुपर कूल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या उसकी कहानी मेरी जबान में, और जल्दी से देखेंगे, मस्त तरीके से उड़ा देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका रिजल्ट आप याद रखना, आपको बेटर रहेगा, सॉल्यूशन करने में आपको समय लगेगा। यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। उसने बोला लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर। मतलब अगर हम ये मान ले इलिप्टिकल पाथ, ये आपका सन है, तो सबसे पास वाली डिस्टेंस तो यहाँ ए पॉइंट है और लेट्स सी यहाँ बी पॉइंट है, तो ये r1 पास वाली होती है, r2 दूर वाली होती है, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज एट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट, परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, यानी ये मेजर एक्सिस होती है पूरी की पूरी, अगर इसके परपेंडिकुलर है ये वाली, ठीक है ना, वो डिस्टेंस हमें निकालनी है टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम द सन, ड्रॉन फ्रॉम द सन, यानी ये डिस्टेंस अगर आपसे पूछ ले तो ये पूछ रहा है द इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। तो वो डिस्टेंस निकालो टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ड्रॉन फ्रॉम द सन। अगर यहां से ड्रॉन की जाए, देखो 90 डिग्री पे है, तो ये डिस्टेंस निकालो। तो बच्चों याद रखना, ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसमें ऑप्शन देख लो स्मॉल r1 r2 के टर्म्स में, तो ये डिस्टेंस होती है इसका हार्मोनिक मीन, ये याद रखना। यानी r को हमेशा लिख सकते हो आप 2r1 r2 ओवर r1 प्लस r2, ये रिजल्ट आपने याद रखना है इस कंडीशन में। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सबसे पास वाले, आप देख सकते हो, ठीक है, और ये सबसे दूर है, देखो ये सन की पोजीशन है, तो यहां से यहां तक ये फारदेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसकी फारदेस्ट डिस्टेंस है। उनके टर्म्स में जो ये डिस्टेंस होगी, जो सन से ड्रॉन करने पे इस पे मेजर एक्सिस पे 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस होगी, वो इसका हार्मोनिक मीन होती है, तो 2r1 r2 ओवर r1 प्लस r2 ही आएगी। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ऑप्शन में अगर इस तरीके का ऑप्शन नहीं दे रखा होगा तो याद रखना 2 बाई, इसको आप लिखेंगे 1/r1 प्लस 1/r2, तब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये रिजल्ट याद रखना, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में एंटर कर जाते हैं, वहां पे न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस आएंगे, उन सबको हम
सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन है, और हर बच्चा आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, मतलब इतने क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, आपको हिंट मिल जाएगा, आपको तरीके पता चल जाएंगे, तो कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। उसका माइंड काम करेगा अच्छे से, पॉजिटिव वे में, कॉन्फिडेंस भी बना रखेगा और डर भी नहीं लगेगा। तो ये होता है कमाल। जो सीख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो रिवाइज करो, उसको तुरंत न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अप्लाई करो, और जितने न्यूमेरिकल कर सकते हो ना भाई उतने करो। अगर मैं आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहा हूँ, मेरे से डबल करो। तो ये बेस्ट रिवीजन का एक टेक्निक होती है और बेस्ट मार्क्स लाने की। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2 एस्ट्रोनॉट्स है आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशन फ्री स्पेस। ओ अगर हमें एक फ्री स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर दे तो दिस इज योर फ्री स्पेस। तो बच्चों एक चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी, फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री है। अगर ग्रेविटी फ्री है तो उन पे जो पुल लग रहा होगा वो तो नहीं लगेगा, लेकिन जो भी एस्ट्रोनॉट होंगे, ये तो चलो अभी आपने सुनीता विलियम्स एंड ऑल द कंपनी, इतना तो आपने सेंस आपको आ ही गया होगा कि अगर कोई दो एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट 1 and 2, एंड दे आर इन ग्रेविटी फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कांटेक्ट विद देयर स्पेसशिप, है ना, स्पेसशिप से उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहा है और वो बिल्कुल फ्री स्पेस में है, द टू विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, बिकम स्टेशनरी, नहीं, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, नहीं भाई हमें पता है ये दोनों है तो मास ही ना, है तो मास ही। हाँ, ग्रेविटी का जो पुल है डाउन वो तो खत्म ही हो चुका है, लेकिन मास है और मास आपस में एक दूसरे को म्यूचुअल अट्रैक्शन तो करेंगे, तो इनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन तो होगा, ग्रेविटी के लॉ के अकॉर्डिंग म्यूचुअल अट्रैक्शन तो अभी भी होगा ना भाई, है ना, है ना। जी ना होने की वजह से फ्री स्पेस में उनको जो उनका वेट था वो उनको फील नहीं होगा, मतलब वो डाउन पुलिंग जो इफेक्ट होगा उसको वो फील नहीं करेंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे को तो पार्टिकल मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे ना, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन तो होगा, दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो यू हैव टू रिमेंबर द बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके 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 भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्फेरिकल बॉडी जो मास m, स्फेरिकल बॉडीज है, पार्टिकल नहीं है। एक बॉडी का मास अगर मैं मान लूं स्फीयर, इसकी रेडियस है r, ये एक पहला स्फीयर है, और जो दूसरी बॉडी है बच्चों उसका 5 है, ठीक है, इसका जो रेडियस है दैट इज योर 2r, और इसका 5m मास है, मतलब इसका मास अगर है उसका 5 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है, रेडियस भी डबल है दोनों के। उसने बोला ओके ओके, फ्री स्पेस में है वो, दे आर रिलीज इन फ्री स्पेस विद द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम देयर सेंटर दैट इज इक्वल टू 12r, मतलब उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखी है टोटल, ये टोटल डिस्टेंस दे रखी है बच्चों d इक्वल टू 12r, और ये फ्री स्पेस में, अगेन फ्री स्पेस, तो इनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा पक्का। अभी ये एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पे है, देख लो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, अगर इनके ये डिस्टेंस देखो मैं, ये रियल डिस्टेंस, तो ये रियल डिस्टेंस क्या होगी इनके बीच में, स्मॉल r, तो देखो इस टोटल में से इसको प्लस इसको घटा दो तो दैट इज 9r, एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू सरफेस अगर देखी जाए, सरफेस टू सरफेस, यार इतना तो समझ जाओगे ना भाई। ओके सर, एंड इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पहले वाला कॉन्सेप्ट तो वही इसमें अप्लाई हो रहा है ना, फ्री स्पेस में तो अट्रैक्शन तो होगा उनके बीच में म्यूचुअली, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन, मतलब अगर वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो कहीं तो टकराएंगे ना, तो बताओ स्मॉलर बॉडी कितने डिस्टेंस कवर करके आएगी और बिगर बॉडी कितनी कवर करके आएगी, तभी तो टकराएंगे, तो हर बॉडी ने एक डिस्टेंस तो कवर की ही होगी। तो लेट्स सी गाइस, सपोज करो ये डिस्टेंस कवर करेगी कुछ x, ऐसे मान लो आप। अब एक चीज देखो, ये एक म्यूचुअल अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास आएंगे, यहां केवल म्यूचुअल अट्रैक्शन है, इसको अलग अलग तरीके हो सकते हैं करने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जब म्यूचुअल अट्रैक्शन है तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो है ही नहीं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स गाइस, तो मतलब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो अपनी जगह से, मतलब वो अपने आप को इस तरीके से बैलेंस करेगा, वो कि सेम ही रहेगी भाई, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इनिशियली अगर ये रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आफ्टर म्यूचुअल अट्रैक्शन भी अपनी जगह पे ही रहने की कोशिश करेगी, रेस्ट पे रहेगी, तो इस कंडीशन में उस पर कोई इफेक्ट एक तरीके से नहीं आएगा, नो चेंज इन द सेंटर ऑफ मास, जो उसकी पोजीशन है उस वो वैसे की वैसे ही आप मान सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको याद हो इसका मास और ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा वो, यानी इसका मास है लेट्स सी m1 और उसकी डिस्टेंस है लेट्स सी x1, और इसका मास इनटू उसकी डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, उनका मास जो मूवमेंट होगा, यानी इसका प्रोडक्ट इक्वल कर दो, बात खत्म। इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैंने मान लिया 2 स्फेरिकल बॉडीज दीज आर रिलीज इन फ्री स्पेस, इनिशियल अगर रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, इनिशियल अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो फाइनली रेस्ट पे ही मानेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, दोनों के मास, और लेट्स सी कुछ मान लो कि इसने डिस्टेंस कवर की होगी x1 और इसका मास इसने डिस्टेंस कवर की होगी x2, इक्वेट कर दो, देखो इसका मास कितना है, इसका मास है m, कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है निकालना है, स्मॉलर वाले की बात कर रहा है, m2 का मास कितना है 5m, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, अगर ये यहां से यहां तक x1 कवर करेगा, इन दोनों सरफेस के बीच की डिस्टेंस है 9r, तो ये कितनी कवर करेगा x2, यानी x2 को लिखेंगे 9r अगर वो x1 कवर कर रहा है, तो ज्यादा आसान पड़ेगा हमारे लिए, तो हम लिखेंगे m इंटू x1 इक्वल टू 5m इंटू 9r माइनस x1, अंडरस्टूड गाइज, m से m कैंसिल, तो यहाँ x1 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 45r माइनस 5x1, इसको इधर लेके आओ दैट इज 6
x1 दैट इज 45r। गाइज x1 आ जाएगा आपका 45/6 इंटू आर। इसको सॉल्व कर लो और 7.5 आ रहा है। आई थिंक दिस इज योर डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द स्मॉलर मास। कूल। जब वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हो तो इतनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बस याद रख लेना। देखो ऐसे आपने थोड़ा सा देखो मल्टी कॉन्सेप्ट है इसमें, सेंटर ऑफ मास वाला मैंने यूज किया, हालांकि दूसरे तरीके से भी ये किया जा सकता था, बट ये थोड़ा सा इजी रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है बच्चों, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए, उनको सीखते हुए, उनको अप्लाई करते हुए और मस्त तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। वो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्फेरिकल प्लैनेट है, बस ये याद रखना, स्फेरिकल प्लैनेट हैज मास mp एंड डायमीटर dp। पार्टिकल ऑफ मास m फॉलोइंग नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट विल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें पता है उस प्लैनेट के पास में कोई भी पार्टिकल होगा उस पर जी कैसे एक्ट करेगा, तो दैट इज gm/r² होता है। बस उसका डायमीटर दे रखा है हालांकि आपको प्लैनेट का, तो उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो आपका gm/ रेडियस की जगह लिखोगे d/2 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो g आ जाएगा 4, ऊपर जाएगा 4gm/d²। इन टर्म्स ऑफ डायमीटर निकालना है बस, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तो आप कर ही सकते थे। ठीक है भाई, चलो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को मस्त तरीके से। ओके गाइस, ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप पढ़ो और सॉल्व हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने थ्योरी में ऑलरेडी बता दिया था बॉस। ठीक है, टू स्फीयर ऑफ मास m and m situated in air, okay, gravitational force between them is F, okay, the space around the masses is now filled with the liquid of specific gravity। मतलब वो बोल रहा है कि दो मास है, अगर एक मास आपका स्मॉल m है और एक मास आपका m है, अब ये एयर है इनके बीच में, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है इनिशियली वो F है। फिर वो बोलता है अगर इन दोनों के बीच का जो भी स्पेस है उसको एक लिक्विड से हम फिल कर दे, इसमें एक लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है 3, तो बताओ फोर्स कितना होगा भाई? नो फोर्स, मीडियम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो ओरिजिनल है वही सेम रहेगा, तो दैट इज F, है ना। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन देम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, राइट, ये तो हमें पता है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता चेंज हो जाता भाई, आप सबको पता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है हर साल कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन जरूर आता है, हाइट वाला, डेप्थ वाला, मतलब मस्त, वो तो हमने अभी तक करा ही नहीं ना भाई, वो भी तो क्वेश्चन आते हैं ना सर। यस यस, वो भी तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बॉस, ओके सर। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि बॉडी का जो वेग है वो 72 न्यूटन है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अगर एक बॉडी सर्फेस ऑफ अर्थ पे है, अब ये अर्थ है, इसका सेंटर है, इसकी रेडियस r है, अगर यहाँ पे बॉडी है उसके सरफेस पे, तो इसका वेट दे रखा है सरफेस पे, दैट इज 72 न्यूटन, नो प्रॉब्लम। ओके सर, सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। मैंने आपको बोला था जब भी हाइट ना रेडियस के टर्म्स में गिवन होगी, यानी सरफेस ऑफ अर्थ से अगर वो यहाँ है और ये हाइट दे रखी है, उसने बोला हाफ है रेडियस की, तो भाई ये हाइट वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें r और h दोनों होते हैं। तो बताओ यहाँ वेट कितना होगा उसका हाइट पे, तो वेट निकालना है हाइट पे, तो आप सब बच्चों को पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइट पे जो वेट होगा सरफेस का वेट इनटू r/r+h का होल स्क्वायर, ये यूज करना है भाई। कब? जब h हमेशा n टाइम्स ऑफ r हो, n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 1/2 3/2 व्हाटएवर, रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में अगर हाइट गिवन होगी तो यहाँ पुट करो, हाइट पे वेट कितना होगा, देखो सरफेस पे कितना है 72, r कितना है, r कितना है प्लस h/2, सॉरी r/2, h की जगह लिख दिया हमने r/2। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे 72 आएगा, इसको कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो 1 बाई क्या बचेगा, और इसका होल स्क्वायर भी है भाई, तो यहाँ 1 + 1/2 यानी 3/2 है, और इसका होल स्क्वायर भी है, तो 72 इंटू देखो 2 ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 रहेगा, इसको कैंसिल करो। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो दैट इज 8 इंटू 4 दैट इज 32 न्यूटन। आप देख सकते हो हाइट पर उसका वेट 32 न्यूटन हो गया, जबकि सरफेस पे 72 न्यूटन था भाई। आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो भाई लो, मस्त मस्त, बस फॉर्मूला याद रखेंगे, व्हेनेवर द हाइट गिवन इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, समझ जाना यही फॉर्मूला यूज होगा, हाइट पूछे या जी पूछे व्हाटएवर, अगर जी पूछता तो बस यहाँ जी लिख देते हैं हम, बाकी ये वाला टर्म तो सेम ही रहता है ना भाई, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एस, नथिंग एल्स, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एस, सॉल्व करो, मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते रहेंगे और चलते रहेंगे। देखो सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं कि नहीं, यही कमाल है, यही कमाल है। रिवीजन करो, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस लेके जाओ, फोड़ के आना क्वेश्चन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है, करने का क्या है बॉस। देखो उसने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज सेम एज दैट ऑफ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। वो बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ के सरफेस के बाहर 1 किलोमीटर पर वही हाइट है, 1 किलोमीटर की बात कर रहा है, वही जी की वैल्यू वही है जो डेप्थ डी पे होगी। तो बताओ डी की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या बोला था, डेप्थ पे और हाइट पे अगर जी सेम दे तो डी मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस।
तो डी आ गया 2 और हाइट दे रखी 1 किलोमीटर, तो डी की वैल्यू होनी चाहिए 2 किलोमीटर। समझ गए आप? देखो जी एट डी और जी एट हाइट तभी इक्वल होंगे जब ये कंडीशन होगी, जब डी डैप 2 टाइम्स ऑफ हाइट होगी। सुपर कूल। हो गया सर, हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट याद रखें, उसमें वैल्यू पुट करें, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर रहे हैं हम, अच्छे से यूज कर रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपने मस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका ग्रेविटेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल तैयार है। सेकंड पार्ट में जो लेक्चर 2 आएगा उसमें सारे कॉन्सेप्ट रिमेनिंग सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। दूसरा लेक्चर 8 नंबर फ्री के बेस्ट तरीके से हर बच्चे के आने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए वो। तो बच्चों मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है। उसने बोला हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/16 इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट पूछ रहा है, सेम फॉर्मूला यूज लगेगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो रेडियस अर्थ है, हाइट पे, किसी हाइट पे, यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये हाइट है, तो बताओ इस हाइट पर यहाँ पे जो वेट है, उसने बोला जो वेट है वो हाइट पे अर्थ के सरफेस का वेट का 1/16 हो जाता है। ये दे रखा है उसने, ठीक है, दे रखा है। तो बताओ ये हाइट कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ आर। तो कुछ नहीं करना है, हाइट पे वेट दे रखा है और सरफेस पे वेट होता ही है, तो अभी फॉर्मूला लिखा है हाइट पे वेट सरफेस पे वेट आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर दो सामने मेरे, दैट इज सरफेस बाई 1/16 दे रखा है, ये आ गया। और ये ऐसे चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन आएंगे तो किसी भी बच्चे के गलत नहीं होने चाहिए यार, कैलकुलेशन इतनी तो आपको आनी चाहिए ना बॉस। ये देखो कैंसिल करो, इसका होल स्क्वायर है, इसको हटाओ तो इस पे आ जाएगा रूट पूरे पे, ये देखो रूट आ गया, तो यहाँ बचेगा आर ओवर आर प्लस एच। और ये रूट से बाहर तो 1/4 ही तो आएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का इसमें जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर प्लस एच बच्चों, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, आर को उधर लेके जाओ तो एच आ जाएगा 4r माइनस आर एंड नाउ यू कैन सी 3r। तो जो हाइट होगी वो 3 टाइम्स होगी रेडियस ऑफ अर्थ की। इतनी हाइट पे जाके उसका वेट 1/16 कम हो जाएगा, यू नो द वेट एट द सरफेस। समझ गए? आपको उठा के हम अर्थ के सरफेस से कहीं बाहर रख दे 3 टाइम्स ग्रेटर डिस्टेंस पे, तो आपका जो वेट है वो कितना कम हो जाएगा, आप सोच के देखो। वेट नॉट जी, राइट, इस पर्टिकुलर कंडीशन पे। ठीक है, यहाँ पे वेट की बात कर रहा है, जी की बात नहीं कर रहा। अगर जी की बात कर दो फॉर्मूला सेम है, बस उसकी जगह हम जी लिख लेते हैं वेट की जगह, तो आपको पता ही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है उसकी कहानी और जल्दी से देखते हैं, उसको फोड़ते उड़ाते हैं मस्त तरीके। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी इस प्रकार है कि बस हम उसको देखेंगे पढ़ेंगे और उड़ा देंगे। ठीक है, उसने बोला इमेजिन अ न्यू प्लैनेट हैविंग द सेम डेंसिटी। इसमें प्लैनेट से रिलेटेड जब भी डेंसिटी की बात करें तो याद करना भाई, स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है 4/3 पाई रो जी आर होती है। जब भी स्मॉल जी को डेंसिटी के टर्म्स में पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने बोला एक न्यू प्लैनेट है, चलो भाई ये रहा प्लैनेट, लेट्स सी एक प्लैनेट है, ठीक है, कुल सेम डेंसिटी दैट हो, जो लेकिन उसने बोला है जो प्लैनेट की डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट वो सेम है जो अर्थ की है। बस ये तो डेंसिटी तो दोनों की सेम दे दी है। मान लीजिए हमारी अर्थ है ना, ये प्लैनेट है, इसकी रेडियस होगी rp और इसकी जो रेडियस होगी वो re, अर्थ की। ठीक है सर, बट इट इज 3 टाइम्स बिगर देन द साइज ऑफ अर्थ। मतलब उसका जो साइज है वो अर्थ से 3 गुना ज्यादा है। मतलब साइज का मतलब उसकी रेडियस, यानी जो रेडियस है डायमीटर मान लो, रेडियस यही बता 3 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ की, मतलब ये तो अलग है, रेडियस अलग अलग है। इफ द एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, इसके सरफेस पे जीपी है, ठीक है, इसकी सरफेस पे अगर जीपी है तो अर्थ के सरफेस पे जी मानेंगे तो व्हाट इज जीपी, यानी न्यू प्लैनेट जो है, ये जी डैश बोला है उसने, तो जी डैश बताओ। तो भाई पता है ना, जी की वैल्यू ये लेंगे जब, और डेंसिटी कभी भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ये यूज करना है। और ये सब कांस्टेंट है बच्चों, ये भी कांस्टेंट है, यानी जी जो होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो और आर के, यानी g1 ओवर g2 ρ1 ओवर ρ2 इंटू r1 ओवर r2। अप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। g1 आप प्लैनेट को मान लो तो जी ओ प्लैनेट जी डैश दे रखा है, और इसको अर्थ मान लो, ये जी दे रखा है, और ये दोनों सेम दे रखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस कितनी है पहले वाले की, रेडियस 3 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ की, और सेकंड हमने इसको मान लिया तो दिस इज आर, ये कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। तो आप देख सकते हो बच्चों जी डैश आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ जी, यानी उस प्लैनेट पे जो जी की वैल्यू होगी अर्थ की जी की 3 टाइम्स होगी। इंपॉर्टेंट, 3 टाइम्स होगी, बहुत इंपॉर्टेंट। चेक करो, सुपर कूल। तो ये याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में यूज करना है। जब भी जी की बात करें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी तो डेंसिटी का नाम यूज करेगा, ये मास होगा तो स्मॉल जी आपको पता ही, अगर मास की रेस्पेक्ट में बात करेगा तब ये यूज करेंगे। इतना साइंस समझ लेना, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और आप उड़ा डालोगे। ठीक है,
ओके ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी सेम फंडे पे है, तो मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, आप बच्चे खुद कर लोगे। एक दो क्वेश्चन जो मैं छोड़ूंगा अभी, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है उसकी कहानी, और जल्दी से देखते हैं क्या है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या है उसका स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, एक बार पढ़ लिया जाए इस क्वेश्चन को। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बस एक ही बार इस कैटेगरी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में न्यूमेरिकल आया, 2003 में आया था। सो यू जस्ट अंडरस्टैंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट बी। एक प्लैनेट आपका ए है, लेट्स सी, इसकी रेडियस कुछ आर ए होगी, और इस पे जी की जो वैल्यू है ए पर वो 9 टाइम्स है जी की वैल्यू एट बी। एक प्लैनेट आपका बी है, ये ए है, और इसकी रेडियस कुछ आर बी होगी, ठीक है। ए मैन जंप टू हाइट टू 2 मीटर। एक मैन है जो जंप करता है 2 मीटर हाइट ऑन द सरफेस ऑफ ए, यानी इसके सरफेस पे जो जंप करेगा तो उसकी इनिशियल स्पीड तो जीरो ही होगी। जंप करके जब वो यहां तक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी फाइनल बताओ। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों इस केस में ना, जब भी कोई भी मैन है ना, आप कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक प्लैनेट के सरफेस पे कोई बंदा जंप कर रहा है ऐसे, ठीक है, जंप कर रहा है ऐसे, तो ये वाली कैटेगरी क्वेश्चन आए ना अगर, कि भाई अगर वो जंप कर रहा है इस प्लैनेट पे, फिर वो जंप कर रहा है इस प्लैनेट पे, आप समझ लो बात को, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ जंप बाय द सेम पर्सन ऑन द प्लैनेट बी। इस पे हाइट बताओ। अगर इसकी हाइट दे रखी है कितनी, 2 मीटर, तो बच्चों इस केस में हमेशा यूज करना, ध्यान से समझना, उनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना जंप करने के बाद, यहाँ पे लेट्स सी v2 होगी, यहाँ पे v1, वो सेम कर दो, बस सेम करना है। v1 इक्वल टू v2 करना है, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2g(h1), यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2g(h2), ठीक है भाई। और उनका g अलग अलग है, तो ये h1, ये g1 और ये g2, तो रूट हटा दो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो g1h1 इक्वल टू g2h2, ये करके आना है, कर लोगे। तो g1 देखो 9 टाइम्स है g2 का, 2 मैंने बना b वाले को, तो 9 टाइम्स ऑफ दैट इज g ओ b, और h1 है 2 मीटर, और ये है g ओ b, एंड h2 निकालना है, ये हो गया कैंसिल। तो बच्चों आप देख सकते हो h2 कितना आएगा, 18 मीटर हाइट की जंप होगा उस पे, यहाँ पे सेकंड वाले पे, है ना, जिसका g कम है, आप देख लो वो 18 मीटर की हाइट का जंप कर सकता है, ठीक है। दिस इज द आंसर, दिस इज द कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो उनकी फाइनल वेलोसिटी इक्वल कर देनी है आपने, ये बस। और फाइनल वेलोसिटी आपको बता 2g h आएगी, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का अगर आप यूज करेंगे ना, u प्लस, ठीक है, g, सॉरी थर्ड इक्वेशन का v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि हमें हाइट से मतलब है, इनिशियल स्पीड 0 है तो v निकालोगे यहाँ से 2gh ही आएगा, तो दोनों के केस में समझ गए, g अलग अलग h अलग अलग। ओके सर, ओके ओके, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि उस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उसको देख लेते हैं, क्या है उसकी कहानी और कैसे। लास्ट 2 क्वेश्चन है बस, है ना, डोंट वरी, लास्ट 2 नहीं, लास्ट 1 क्वेश्चन है, बाकी तो ऐसे क्वेश्चन है कि वो आप हर बच्चा कर ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत उसको आएगी नहीं। बाय द वे नहीं आएगी तो वो कर लेगा, है ना। जो मेन है वो सारे मैंने रिवाइज करा दिए, सारे सॉल्व भी कर दिए, सब कुछ कर लिया भाई अल्टीमेट तरीके से, है ना। ओके बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है वो उसको भी देख लिया जाए, उसकी कहानी मेरी जुबानी। ओके 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 सर। तो क्वेश्चन में बोला है एज्यूमिंग अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी इन ए माइन, माइन की बात कर रहा है 100 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी डेप्थ वाला केस है। ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, और यहां से यहां तक रेडियस आर होगी, लेकिन वो इसके अंदर है, 100 किलोमीटर इसके डीप है, देख लो आप। यानी ये जो डिस्टेंस है, कितनी डेप्थ है उसकी, 100 किलोमीटर, समझना बात को भाई, ठीक है। उसने बोला 100 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर वो यहाँ है तो इसके इतने नीचे है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, तो बताओ 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 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो डेप्थ पे जी की वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता है, वो होती है जी एट सरफेस 1 माइनस डी बाई आर। पुट ऑल द वैल्यूज गाइज, जी एट सरफेस क्या लेके सॉल्व करो, इसने क्या लेके सॉल्व किया होगा मेरे ख्याल से, और देख लो यार, नियर बाई आंसर तो वैसे कर ही सकते हो आप, अगर मैं 9.8 भी लूंगा तो 1 माइनस डी दे रखा है, 100 किलोमीटर यानी 100 इंटू 10 की पावर 3 लिखेंगे मीटर में, और रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर यानी 10 की पावर 3 लिखेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। 9.8 1 माइनस 1/64 बचेगा। तो अगर आप इसको देखें 9.8, इसको यहाँ एलसीएम ले लो, 64 माइनस 1 बचेगा, डिवाइड में 64 बचेगा। और अगर आप इसको देखें, इसको 9.8 ना लेके 10 ले लो तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो मैं 10 ही लेके कर लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट देख लेंगे। यहाँ 63 बचेगा और ये 64 आएगा। देख लो बच्चों, इसका सॉल्यूशन 630/64 डिवाइड कर दो, आपका आंसर आपको लगभग लगभग मिल जाएगा, व्हाटएवर जो भी होगा, ठीक है। तो यार इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आप देख लेना, एक बार उसको कैलकुलेट कर लेना और सॉल्व करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, व्हाट इज द आंसर, कैलकुलेशन बस आपने करनी है, एंड दैट इज ओके ओके ए, यानी 9.65 आना चाहिए बच्चों, 9.65
किसकी वैल्यू है, जी की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना कुछ आंसर आपको दे रखा है, ठीक है। तो मतलब आपने बस ये फाइंड आउट करना था कि माइन है 100 किलोमीटर डाउन है, तो ये डेप्थ वाला केस है और डेप्थ वाला फॉर्मूला आप बच्चे ने यूज कर लेना है। सब कुछ आपको दे रखा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके हो चुके हैं फर्स्ट पार्ट के, और अमेजिंग तरीके से हमने इसको रिवाइज किया। फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल, पूरे हिस्ट्री का न्यूमेरिकल आपने कर लिया 2024 से लेके जितने भी 90s तक क्वेश्चन आए थे पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में सेकंड लेक्चर करेंगे, उसमें भी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे और हर पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स आप कंप्लीट करके जा सकते हैं। बाकी हम सबकी दुआएं आप सबके साथ है बच्चों। आप मेहनत करते रहे, रिवाइज करते रहे, अपने मॉक टेस्ट का ख्याल रखें, उसको बहुत शिद्दत के साथ दें, उसको करेक्शन करते चले। जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहे उनकी लिस्ट बनाएं, क्यों नहीं हो रहे, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ उस पर फोकस रखें, ठीक है। नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करते रहे और प्रैक्टिस इस तरीके रखें कि आप डेली के डेली टारगेट बना के चलेंगे, इतने न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करने ही करने हैं। फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा, आपको डर नहीं लगेगा। डर कब लगता है, जब हम लैक ऑफ प्रैक्टिस होते हैं, अच्छे से रिवीजन नहीं करते, मल्टीपल टाइम नहीं करते। हो सकता है आपको चीज समझ में नहीं आ रही हो, बार बार भूल जाते हो, लेकिन आप बार बार रिवीजन तो करो, आएगी आएगी। और न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सीरीज को फॉलो करो, और अच्छा लगा कंटेंट तो यार लाइक जरूर किया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड आप कंटेंट को शेयर करो, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, दूसरे बच्चों की भी हम हेल्प करें, और इस तरीके से मैक्सिमम बच्चे अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, तो हमें सेलिब्रेट करने में आप सब बच्चों के साथ बहुत खुशी होगी। एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट टाइम कि जब आप नीट का रिजल्ट लेके आए तो एक बेस्ट रिजल्ट आपके पास हो और आपका फुल कॉन्फिडेंस हो जब आप जाएं एग्जाम में फिजिक्स का, कि मैं क्वेश्चन करके आऊंगा, मैंने प्रैक्टिस की थी सर के साथ बेस्ट वे में, बहुत न्यूमेरिकल किए थे, बहुत अच्छे सारे फॉर्मूले रिवाइज किए थे। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ ये आप फोकस करेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।